कठिन काम है। इस देश में लोकतंत्र जब प्रारंभ हुआ तब 1952 से लगाकर हमने जो ट्रेडिशन ब्रिटिश से प्राप्त की थी, हम ये आशा कर रहे थे कि चुने हुए प्रतिनिधि अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान रहेंगे और जिस पार्टी से जीत कर आए उस पार्टी के नियम और कानून को मानते हुए अपनी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। पर जैसे जैसे लोकतंत्र में चुनाव प्रारंभ हुए 1952, 57, 62, 67, 72, वैसे वैसे एक नई समस्या खड़ी हो गई। लोकतंत्र में चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो पार्टी की रीति नीति के आधार पर जीत कर आता है, वो कालांतर में जाकर पार्टी बदलने का काम करने लगा। दल बदल की बड़ी समस्या इस देश में खड़ी होगी और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 10 शेड्यूल की कल्पना की कि हम दल बदल को रोकेंगे। और दल बदल रोकने के लिए जो 10 शेड्यूल लागू किया गया, उसके कुछ प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टक कर दिया। और जब 10 शेड्यूल को लागू किया तो उसमें एंटीसिपेट किया गया था कि 1/3 सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि यदि दल बदल करना चाहते हैं तो उस दल को वैधानिक मान्यता मिलेगी। फिर उसमें अमेंडमेंट करके 2/3 कर दिया। मान्यवर, ये लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। हमने इस देश में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब है अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने विचारधारा नीतियां के आधार पर जनता के बीच में जाएगी, अपने पार्टी के नुमाइंदों को खड़ा करेगी। ये काम पार्टी का है। पार्टी अपने उम्मीदवार का चयन करती है, उनको उन पार्टी का सिंबल मिलता है और उनकी रीति नीति के आधार पर जनता वोट देती है। पार्टी की रीति नीति का जीता हुआ व्यक्ति पार्टी की रीति नीति को छोड़ने के बाद ये काम हमने संसद में और विधानसभा में अध्यक्ष को सौंप दिया है। मैं जो कुछ भी समझ पाया हरबंस जी, वो ये है, अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि हाउस को ठीक ढंग से संचालित करना। अध्यक्ष का ये कर्तव्य नहीं है कि किस पार्टी का विधायक उस पार्टी की रीति नीति को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन अध्यक्ष के ऊपर नहीं छोड़ा गया। अध्यक्ष की कल्पना ये की गई थी कि चुने हुए प्रतिनिधि जिसकी लिस्ट गवर्नर देगा, जिस पार्टी का बहुमत होगा उस पार्टी का नेता मुख्यमंत्री होगा। हमारी संसदीय परंपरा में बहुमत वाले दल का नेता सदन का नेता कहलाता है। देयर इज नो वर्ड लाइक चीफ मिनिस्टर। सदन का नेता जिस पार्टी का होता है बहुमत वाला, वह मुख्यमंत्री होता है। और सदन में चुने हुए प्रतिनिधि की लिस्ट इलेक्शन कमीशन से अप्रूव होकर गवर्नर द्वारा घोषित की जाती है कि ये पार्टी के विधायक जीते हैं, कांग्रेस के जीते हैं, बीजेपी के जीते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जीते हैं। ये जो जीतने वाले जो सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि, इनका टिकट पार्टी देती है। जिस पार्टी की रीति नीति के आधार पर लोग उसको वोट देते हैं। मैं उन लोगों में हूं जो मानता है कि अध्यक्ष का कर्तव्य विधानसभा में नियम और कानून के अंतर्गत विधानसभा को चलाए। और इसीलिए अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि यदि सदन में वो चुना हुआ प्रतिनिधि सही ढंग से व्यवहार नहीं कर रहा है तो अध्यक्ष के पास ये पावर है कि उसको सदन की कार्रवाई से बाहर निकाल सके। पर सदन की कार्रवाई में कोई पार्टी का व्यक्ति जो काम कर रहा है उसका निर्णय अध्यक्ष के ऊपर देकर हमने अध्यक्ष के दायित्व के संबंध में संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। क्योंकि इसके जो ऑफ शूट हुए वो समझने की जरूरत है। एक छोटी पार्टी जिसकी संख्या सदन में चुने हुई कम संख्या हो, वो चुने हुए प्रतिनिधि बिना पार्टी के पूछे यदि अपनी निष्ठा बदलना चाहे तो 10 शेड्यूल को अलाउ करता है कि चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए एमएलए जो किसी पार्टी से जीत कर आए हैं, जिसकी संख्या कम है, वो 2/3 के आधार पर यदि पार्टी बदलना चाहे बिना पार्टी को पूछे हुए, पार्टी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो चुने हुए प्रतिनिधि, जिन चुने हुए प्रतिनिधि को टिकट देने का काम पार्टी ने किया है, उस पार्टी के अध्यक्ष और उस पार्टी को बिना पूछे चुने हुए प्रतिनिधि इस 10 शेड्यूल के अंतर्गत दल बदल कर सकते हैं। तो संसदीय लोकतंत्र में वो पार्टी, जिस पार्टी ने टिकट दिया, जिस पार्टी के टिकट के भरोसे लोगों ने वोट दिया, उस पार्टी की तो कोई वैल्यू ही नहीं, उसका कोई स्थान ही नहीं रहा। और चुने हुए प्रतिनिधि उस पार्टी के टिकट के बाद और चुने हुए प्रतिनिधि जो निर्णय करते हैं उस निर्णय करने का अधिकार अध्यक्ष को दे दिया। तो एक विडंबना होगी, पार्टी एक तरफ और चुने हुए प्रतिनिधि एक तरफ। तो चुने हुए प्रतिनिधि पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते और पार्टी जिसने टिकट दिया वो जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। तो अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि आप इसमें फैसला करो कि ये दल बदल सही है या नहीं। ये तो छोटी पार्टी का हुआ।
बड़ी पार्टी में अजीब खेल होने लग गया। बड़ी पार्टी के अंदर ये खेल होने लग गया कि चुने हुए प्रतिनिधियों को रिजाइन करवा दो, और रिजाइन करवाने के बाद बहुमत को मैनेज कर लो, और बहुमत मैनेज करके उनका चुनाव करवा दो, और चुनाव करके वो जीत के आ जाए तो उस पार्टी का बहुमत हो जाता। तो ये जो लोकतंत्र में ये व्यवस्था की गई है कि अध्यक्ष को ये अधिकार दिया गया है पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि का विधानसभा या लोकसभा में जो व्यवहार है, उस व्यवहार के आधार पर लोकसभा और विधानसभा को डिस्क्वालीफाई करने का जो अधिकार ने अध्यक्ष ने दिया है, मेरी दृष्टि से ये संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में पार्टी की विचारधारा, उस विचारधारा के आधार पर लोग वोट देते हैं। इसलिए यदि चुना हुआ प्रतिनिधि किसी पार्टी का, उस पार्टी का सदस्य विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में अपने पार्टी के कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, तो ये अधिकार पार्टी अध्यक्ष को होना चाहिए कि वो पार्टी अध्यक्ष इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजे कि ये चुना हुआ प्रतिनिधि हमारी पार्टी की नीति के अंतर्गत काम नहीं कर रहा है, और उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये काम विधानसभा अध्यक्ष का नहीं होना चाहिए। 1952 से लगाकर 10 शेड्यूल आने तक अध्यक्ष का काम विधानसभा और लोकसभा की कार्रवाई को नियम और कानून के अंतर्गत चलाने का काम था। इसीलिए अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि विधानसभा और लोकसभा के नियम और कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सदन से बाहर निकालने का जो अधिकार है वो राइट फ्रॉम 1952 से दे रखा है। एक नया एडिशन दे दिया गया अध्यक्ष को। इसके फॉलो आउट किया हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट उठा के देख ले, जजमेंट आफ्टर जजमेंट। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का रोल क्वाजी जुडिशरी रोल है, इसलिए क्वाजी जुडिशरी रोल होने के कारण कोर्ट ये कहता है सुप्रीम कोर्ट हम इसको रिव्यू कर सकते हैं, और रिव्यू किया उन्होंने। और रिव्यू करने के बाद एक लेटेस्ट जजमेंट में तो उन्होंने बात अलग कह दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अलग अलग अध्यक्षों ने जिस तरह का निर्णय दिया है इस 10 शेड्यूल के बाद, वो संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ऐसा बनना चाहिए कि अधिकार एक ट्रिब्यूनल को दे दिया जाए, जो ट्रिब्यूनल हेडेड बाय ए जुडिशरी। अब आप बताओ एक सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय पे क्यों पहुंचा? नॉर्थ ईस्ट के नंबर ऑफ डिफेक्शन के केसेस हैं, देयर आर नंबर ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ये बात ही करता है कि अध्यक्ष की जो जुडिशरी पावर है, क्वाजी जुडिशरी पावर है, इसलिए उस पर रिव्यू करने का अधिकार अध्यक्ष को नहीं होना चाहिए। अब संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की संबंध में यदि ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की हो जुडिशरी की, तो संसदीय लोकतंत्र के सामने ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमने जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का जो भूमिका समझी है उसका इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए मैंने लखनऊ में जब आप आए थे और लखनऊ में जब स्पीकर्स के सम्मेलन हुआ था, तो मैंने लोकसभा के स्पीकर के सामने प्रश्न उठाया कि इस देश में दोबारा चिंतन होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए कि क्या स्पीकर को एक क्वाजी जुडिशरी पावर है जिसमें चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी पार्टी की नीतियों के विपरीत अपने निजी स्वार्थ के कारण, निजी और कारणों के कारण पार्टी बदल दे, तो फिर पार्टी के नाम से वोट देने का काम लोकतंत्र में कमजोर हो जाएगा। संसदीय लोकतंत्र में यदि रीति नीति के आधार पर पार्टी जो लोगों के बीच में जाती है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, तो उसका व्यवहार विधानसभा या विधानसभा के बाहर हो, वो निर्णय करने का अधिकार पार्टी इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए। अध्यक्ष का ये अधिकार नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष का काम केवल काम जो अध्यक्ष जो है उसमें रूल्स और रेगुलेशन के अंदर हाउस कंडक्ट जो कर रहे हैं, उस हाउस कंडक्ट करने में अध्यक्ष का जो अधिकार 52 से लगाकर 10 शेड्यूल तक जो एंटिसिपेट किया गया है, वही अध्यक्ष की गरिमा को बढ़ाने वाला काम है। और मान्यवर, मैंने कहा कि आप उदाहरण उठा के देख लें कि कोई भी इंस्टीट्यूशन तब तक उसकी इंस्टीट्यूशन की गरिमा नहीं रहती है जब तक वो व्यक्ति उस इंस्टीट्यूशन के गरिमा को बढ़ाने का काम नहीं करे। अब अध्यक्ष भी एक व्यक्ति है, चुने हुए पार्टी के बहुमत का पार्टी का सदस्य है, तो कहीं न कहीं उस पार्टी के सदस्य को जो अध्यक्ष बनने के बाद इसकी मेंबरशिप एबेंस में हो जाती है, उसके मन में भी होता है मैं चुनाव लड़ूंगा, वो चुनाव लड़ूंगा तो टिकट पार्टी देगी, और पार्टी जो टिकट देगी तो हम कैसे अपेक्षा करें कि एक अध्यक्ष का निर्णय इम्पार्शियल हो सकता है। वो अध्यक्ष भी चुनाव की लाइन में अगले चुनाव में लगना चाहता है और वो टिकट देगा पार्टी, और पार्टी का सिंबल लेने के लिए जाएगा, और पार्टी का सिंबल लेगा तब उसको जनता का वोट मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस संबंध में नई चर्चा होनी चाहिए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है हरमन जी कि जो कमेटी बनाई उसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया, और मुझे आज मेरे साथ जो 2 मेंबर हैं उड़ीसा के, हमारे बहुत सीनियर हमारे जो अध्यक्ष हैं वो भी आज हमारे बीच में, हमने उनको आमंत्रित किया, वो भी आए हैं। कर्नाटक के जो हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं उनको भी मैंने आमंत्रित किया। हमारी कमेटी कोई निर्णय करे उसके पहले हमने सोचा इस संबंध में अलग अलग लोगों की राय लेनी चाहिए, सत्ताधारी दल के पार्टी हो, विपक्ष के सदस्य हो, इलेक्शन कमीशन हो, हमारे अलग अलग पार्लियामेंटेरियन हो, वो सब मिलकर चर्चा करें। और इस देश में एक चर्चा प्रारंभ होनी चाहिए
कि संसदीय लोकतंत्र का मतलब पार्टी, पार्टी का मतलब सिद्धांत, सिद्धांत के ऊपर जो जनप्रतिनिधि है उसके पार्टी के सिद्धांत की यदि पालना नहीं करते हैं चुने हुए प्रतिनिधि सदन, सदन के बाहर, तो ये निर्णय करने का अधिकार पार्टी को होना चाहिए, ये स्पीकर को नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज की जो हमारी गोष्ठी है वो एक विचार बनाएगी, एक विचार जिस विचार पर आने वाले समय में अलग अलग जगह पर चर्चा करके संसदीय लोकतंत्र में जो जुडिशरी के फैसले आए हैं उसके बाद अध्यक्ष की भूमिका का किस तरह से निर्वहन करें, क्योंकि अध्यक्ष की गरिमा, अध्यक्ष का निर्णय, अध्यक्ष का विश्वास और अध्यक्ष के विश्वास के आधार पर विधानसभा की कार्रवाई, इसमें जनता का बहुत बड़ा विश्वास होता है। इससे संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा, पार्टी मजबूत हो और पार्टी के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो विधानसभा और लोकसभा के अंतर्गत पार्टी की रीति नीति के अंदर काम करें, और यदि उस रीति नीति के अंदर काम नहीं कर रहे हैं तो उसका निर्णय करने का अधिकार हाउस चलाने वाले व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल को होना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आज की जो चर्चा है जिसमें हमारे सब साथी भाग लेंगे वो एक विचार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जैसे जैसे लोकतंत्र इवॉल्व हो रहा है, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी इवॉल्व होती है, ऑथोरिटेरियन बिहेव इम्पोज होता है। हमारे देश में हमें कहते हुए खुशी है कि 52 से लगाकर हमारे देश में जो नियम और कानून बने हैं उन कानून बनने के बाद हम लोकतंत्र में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और इसी संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से देश ने जो प्रगति की है, आज दुनिया में हम ताकतवर देश बन के इसलिए उभर रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम धर्म जाति से ऊपर उठकर संसदीय लोकतंत्र में चुनी हुई पार्टी के प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में जाकर पार्टी के बहुमत के आधार पर, अपनी पार्टी की रीति नीति के आधार पर देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ये हमने सफलतापूर्वक दुनिया में किया है और आने वाले समय में समझते हैं कि और तेज गति से हम काम कर सकेंगे। इस दृष्टि से हमने आज आपको बुलाया है। आप राज्यसभा के उपसभापति हैं, आपके अनुभवों का भी लाभ लेंगे, हमारे साथ जो हमारे साथी बैठे हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, और मैं समझता हूं कि जो हमारी कमेटी है वो इन सब अनुभवों का लाभ लेकर लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिकमेंडेशन देगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जो CPA का ब्रांच राजस्थान है, हमने ये दूसरा प्रयास किया और आने वाले समय में और प्रयास करेंगे हम कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट जो एसोसिएशन का चैप्टर है वो संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करें, और इस तरह की गोष्ठियां करके हम जनता के बीच में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं व्यक्तिगत तौर पर आप हमारे संसदीय सदस्यों की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा एवं प्रेसिडेंट CPA राजस्थान शाखा माननीय श्री गुलाबचंद कटारिया साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा और वाइस प्रेसिडेंट CPA राजस्थान शाखा, आपसे निवेदन अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। CPA राजस्थान के निमंत्रण पर और हमारे अध्यक्ष जी के मन मानस के आधार पर आज ये जो सेमिनार आयोजित किए और हम सब लोगों का आग्रह मान करके अरविंद सिंह जी उपसभापति राज्यसभा के जो पधारे हैं, मैं अपनी ओर से, मेरे दल की ओर से, संपूर्ण विधानसभा की ओर से और हम उपस्थित सभी बंधुओं की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मेरा भी इतने 40 साल का अनुभव है, पर CPA क्या होता है ये केवल एक मीटिंग में यहाँ प्रस्ताव लेते हैं, 2-4 लोगों को उसमें भेजना होता है, उनके नाम लिख लेते हैं और उसके बाद CPA बिल्कुल अपनी जगह केवल कुछ कार्यक्रमों तक सीमित हो जाती है। पर अध्यक्ष जी ने बहुत मन रखकर इस CPA को सक्रिय करने का भी प्रयास किया और इसके माध्यम से विभिन्न विद्वानों से भी कुछ विचार सुन करके कैसे हम संसदीय लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं इस और आगे बढ़ने का प्रयास किया। उनका भी स्वागत। राजस्थान CPA के सचिव भाई संयम जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पधारे हुए बंधुओं, मैं वास्तव में अध्यक्ष जी की इस विचारधारा को जो आपने प्रकट की, शायद मैं सोचता हूँ दल से बहुत ऊपर उठ कर के बात करने का अगर किसी अध्यक्ष ने मनमानस बनाया, क्योंकि अध्यक्ष भी किसी न किसी पार्टी का सदस्य तो होता ही है। और जैसा देश में जो कुछ भी हमने देखा है 52 से लेकर के लगातार दल बदल इस हिंदुस्तान की एक समस्या सी दिखने लगी थी, और इस कारण से 10 शेड्यूल में इसके बारे में इसको कैसे रोका जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए प्रयत्न हुआ।
और मैं सोचता हूँ 52वां संशोधन और उसके अनुच्छेद 102 में जो अमेंडमेंट किया वो इसको थोड़ा सा सही दिशा में लाने का प्रयत्न किया। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि वास्तव में ये समस्या थम नहीं रही है। ये किसी न किसी नए नए रूप में आकर के और इस लोकतंत्र को कमज़ोर करने का रास्ता बना रही है। संपूर्ण देश के विभिन्न राज्यों में जो कुछ भी घटनाएं घटी है वो आपके और हमारे सबके सामने है। हम सब लोग उसको देख रहे हैं। मैं सोचता हूँ हो सकता है इससे इस पार्टी को फ़ायदा है, उस पार्टी को फ़ायदा हुआ। ये फ़ायदा नहीं देख करके संसदीय लोकतंत्र मजबूत बने, ये सारे देश की और हम सब लोगों की इच्छा है। इसी बात को सोच करके मैं सोचता हूँ जिस विचार को आपने बढ़ाया, और वास्तव में ये राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष को लोकसभा के स्पीकर साहब ने इस कमेटी के गठन के आधार पर यह महत्व जिम्मेदारी आप पर दी है। और आप इस जिम्मेदारी तक पहुंचने के लिए और अपनी रिपोर्ट देने के पहले सभी लोगों के विचारों को सुन करके फिर उसमें से क्या चीज़ हम उचित और ठीक निकाल सकते हैं, इसके लिए जो प्रयत्न प्रारंभ किया उसके लिए मैं अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो विषय आज आपने यहाँ रखा कि वास्तव में विचार करते हैं, जैसे अपने राजस्थान में एक दल ने पूरा का पूरा विलय कर दिया। अब उस दल के लीडरों को पता ही नहीं मालूम जिन्होंने मेहनत की होगी, जिन्होंने टिकट दिया होगा। तो वास्तव में विषय तो सोचनी है। मैं जिस पार्टी से आज जीत करके यहाँ आया हूँ, मैं अपनी मनमर्जी से अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को तोड़ करके अगर किसी पद को प्राप्त भी कर लूँ तो मैं सोचता हूँ संसदीय परंपरा में उस पार्टी के अस्तित्व को मैंने कमज़ोर किया जिसने मुझे इस योग्य बनाया। मैं सोचता हूँ उसका इन्वॉल्वमेंट, उसकी सहमति का कोई न कोई आधार जरूर बनना चाहिए जिसके आधार पर आप और हम सब लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आज की ये सेमिनार, इसके पहले भी हम सेमिनार करते हैं, आज आपके विचार भी हम सुनेंगे क्योंकि आपको राज्यसभा में और एक लंबा अनुभव है, और आपके अनुभवों के आधार पर हमारे बंधुओं के जो विचार होंगे वो भी आपस में एक दूसरे से होने के बाद हम तय कर पाएंगे कि वास्तव में यह जो कमेटी हमारे स्पीकर साहब की अध्यक्षता में बनी है वो जब इसके बारे में अपने सारे साथियों के साथ रिपोर्ट तैयार करके लोकसभा के अध्यक्ष जी को देंगे तो मैं सोचता हूं कि संविधान की इस 10वीं शेड्यूल में जिस मंशा से हमने इस दल बदल को नियंत्रित करने का प्रयास किया है वो नियंत्रित नहीं होकर के अनियंत्रित के रास्ते पर निकल गया। कुछ राज्यों में जिस प्रकार की घटनाक्रम हुआ है और केवल अध्यक्ष को सोचे कि वो इसका निर्णय करे, और दुर्भाग्य ये देखिए कि अध्यक्ष के दिए हुए निर्णय को हमारी न्यायाधीश या न्यायालय उसको चुनौती देते हैं और उस चुनौती के बाद एक अजीब स्थिति बन जाती है। मैंने इस विधानसभा में देखा कि हमारी किसी एक कमेटी का अनादर किया किसी एक ऑफिसर ने, हमने उसको कमेटी में बुलाने का प्रयास किया, कितनी बार नोटिस दिया, उसने कभी पालना नहीं की। फिर इस हाउस में डिस्कशन हुआ और हाउस में डिस्कशन होने के बाद सर्वसम्मति से उस अधिकारी को अपनी तरफ से एक रिकमेंड किया कि इसको ये सज़ा दी जाए, लेकिन उस बात को भी कोर्ट में चुनौती मिल गई। आज दिन तक उस अधिकारी का ये सदन इतना सब निर्णय करने के बाद भी उस सज़ा के अंदर उसको आज पाबंद नहीं कर सका। तो ऐसा लगता है कि जब इस संसदीय और इस विधानसभा का इतना गरिमामय है और विधानसभा के हाउस में कोई निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय हो जाने के बाद भी न्यायालय अगर उसमें दखलंदाजी करके और उस केस को डिले करने का प्रयास करता है तो इसका मतलब यह है कि हमारी इस लोकतांत्रिक परंपरा को न्यायालय कमज़ोर करने का प्रयास कर रहा है। और इसलिए इस विवाद को जो लगातार उठ रहा है, कभी इस कोर्ट में चुनौती होती है, कभी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती होती है, और उसके कारण से जिस प्रकार के निर्णय होकर के वो जो अधर-धूल में झूम जाता है, निश्चित रूप से इस बारे में निर्णय होना चाहिए कि अध्यक्ष के द्वारा, विधानसभा के द्वारा कौन से निर्णय करने का तो विधानसभा को अधिकार रहना चाहिए, कौन से नहीं रहना चाहिए, और फिर विधानसभा के अध्यक्ष के और सबकी उपस्थिति में अगर कोई निर्णय ले लिया तो वो निर्णय न्यायालय के द्वारा इधर से उधर न हो, इस बात के लिए उन सब कानूनी पहलुओं को ठीक प्रकार से समझ करके हम निर्णय करने का प्रयास करें। मैं अध्यक्ष जी का एक बार आप सबकी ओर से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं कि विषय को आगे बढ़ाया। जब किसी विषय की चर्चा शुरू होती है तो किसी न किसी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। मैं सोचता हूं इस मंजिल तक पहुंचाने में आप और हम सब सहयोगी बने, और इसलिए मैं फिर
हरिवंश जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप हमारे निमंत्रण पर यहां पधारे। मैं अपने सब साथियों की तरफ से आपका फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री गुलाबचंद कटारिया जी, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा एवं वाइस प्रेसिडेंट सीपीए राजस्थान शाखा, और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं सीपीए राजस्थान शाखा से, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। उपसभापति राज्यसभा आदरणीय श्री हरवंश सिंह जी, विधानसभा के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, वाइस प्रेसिडेंट सीपीए गुलाबचंद कटारिया जी, सचिव श्री सैम लोढ़ा जी और तमाम हमारे उड़ीसा व कर्नाटक आए हुए विधानसभा के अध्यक्षगण, अन्य उपस्थित तमाम सदस्यगण। डॉक्टर सीपी जोशी ने जिस रूप में सेमिनार का आयोजन किया, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और लोकसभा के स्पीकर साहब ने जब जिम्मेवारी सौंपी है तो जिस प्रतिबद्धता के साथ में उसको निभाने में लगे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहस होगी तो कोई न कोई नतीजा अवश्य निकलेगा। 35 साल पहले जब राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर, तब ये 52वां संशोधन 85 में लाया गया और 10 शेड्यूल का शुरुआत की गई। 35 साल का सफ़र हम देख रहे हैं, जिस रूप में यह दल बदल कानून के बनने के बावजूद भी, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि करीब करीब हर प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं हुई है किसी न किसी रूप के अंदर, और बहस छिड़ जाती है। अभी बहस ये छिड़ी कि स्पीकर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में कहे चुनौती मिल सकती है या वो कैसे कमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ब्रॉड डिस्कशन का विषय है। कई बार देखते हैं कि शपथ दिला दी जाती मुख्यमंत्री को, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले देता आया है। यूपी के अंदर होगा, बिहार के अंदर होगा, शपथ हो गई मुख्यमंत्री की और दूसरे दिन उनको इस्तीफा देना पड़ा वापस। तो ये स्थिति बनी है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, वो कोई भी फैसला दे सकता है, कोई कमेंट कर सकता है, और पार्लियामेंट को अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई ऐसा आए तो वो संविधान में संशोधन करके उसको बदल सकता है। तो मेरी दृष्टि के अंदर ये जो विषय बहुत ही नाजुक है ये, और अध्यक्ष जी की इच्छा और भावना अच्छी हो सकती है, पर ये अधिकार किसी को भी देंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज इसको देखे या इलेक्शन कमीशन देखे, तो जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी से आगे आकर के उसको मौका मिलता है अध्यक्ष बनने का। उसी रूप में आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे हाई कोर्ट जज हो या सुप्रीम कोर्ट जज हो, जज बनने के पहले वो भी कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी अलाइन रहते हैं। वही हाई कोर्ट जज बनते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वही सीजीआई बनते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के जो सर्विस आते हैं। पर जो शपथ ली जाती है संविधान के अंतर्गत, शपथ ली जाती है, वो शपथ सैंक्टिटी रखती है। शपथ लेने के बाद में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि शपथ के आधार पर वो अपने कॉन्शियस से फैसला करें। अगर ये भावना नहीं होगी तो ये अधिकार भले अध्यक्ष जी के पास रहे, या जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट कर दिया कि वो तो अध्यक्ष तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, तो कोई भी व्यक्ति बनेगा वो भी उसका कोई न कोई बैकग्राउंड होगा, और उस बैकग्राउंड के अगर दिल में रखेगा भाव, तो शपथ किस बात के लिए है। सवाल इस बात का है कि शपथ जो ली जाती है उसके बाद में जब गवर्नर हो चाहे राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति बनते हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति होते हैं। तो कि राष्ट्रपति जो फैसले देते हैं
तो क्या हम मान लें क्या कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी के ध्यान में रख के फैसले दिए गए हैं? तो ये बहुत ही कहना चाहिए कि थिन मामला है कि अध्यक्ष जो है किस पॉलिटिकल पार्टी का आता है और उसके बाद में ये बहस चल पड़ती है कि वो तो पॉलिटिकल पार्टी से आए इसलिए फैसला सही नहीं देंगे। इस बात को मैं नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ कि कोई व्यक्ति शपथ लेने के बाद में अपनी कॉन्शियस से काम करे। हाई कोर्ट जज जितने फैसले देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देते हैं, अगर वो बैकग्राउंड ध्यान रखेंगे तो फिर फैसले कैसे होते? फिर भी आरोप लगते हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगते हैं। आप देखते हैं क्या हो रहा है देश के अंदर। हालात बड़े गंभीर हैं। संविधान की रक्षा कैसे हो? अभी जो ये 5-6 महीने में जो ये माहौल बना देश के अंदर, संविधान बचाओ, अगर संविधान बच जाता है तो स्वतः ये सब बातें ठीक हो जाती हैं और संविधान की ध्वजा उड़ जाती है तो फिर ये बातें आप कुछ भी कर लो वो मौजूद नहीं होती है। तो ये चिंता का विषय होना चाहिए अभी हमारे सामने। प्रायोरिटी भी हो सकती है जो कि विषय लोकसभा के अध्यक्ष ने दिया हमारे अध्यक्ष जी को, वे निभाएं, हम सब इनके साथ हैं। परंतु प्रायोरिटी बहुत दूसरी भी है। जिस प्रकार से हालात देश में बने हुए पूरे मुल्क के अंदर अभी सब जगह धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? ये संविधान की मूल भावना क्या है? ये सब जो हम बात करें 52वें संशोधन की करें, 10th शेड्यूल कह रहे हैं, ये भी संविधान के अंतर्गत है ये सब। तो संविधान की मूल भावना अगर नहीं रहेगी तो ये सब बातें किस काम की आएगी? इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही आपने सोच समझ के इस सेमिनार का आयोजन किया। दिन भर आप डिस्कशन करेंगे, सुझाव आएंगे आपके सामने और मैं समझता हूँ कि उसमें कोई न कोई रास्ता ऐसा निकलेगा जिससे कि ये जो आरोप लगते हैं वो कैसे उसका रास्ता निकल सके। क्योंकि हर बार कोई न कोई गली निकल जाती है। अब कितना ही पहले एक तिहाई सदस्य अगर डिफेक्ट होते हैं तो वो उसको मानते थे, रेगुलरली मानते थे। जब 85 में 35 साल पहले पहली बार ये शुरुआत हुई, 1 तिहाई की थी, उसके बाद 2 तिहाई हो गया। उसके बाद में रास्ते निकल जाते जैसे आपने अभी खुद ने कहा। तो फुल प्रूफ तो यही हो सकता है कि आप चुनाव जीतने के बाद में कोई व्यक्ति, चाहे वो इंडिविजुअल जीतता है चाहे पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति है, बिना कोई कारण के सीधा ये फैसला हो लोकसभा के अंदर या कानून बदले कि वो किसी भी कीमत पर दर बदल नहीं सकता। बदलेगा तो उसकी मेंबरशिप जाएगी। ये अगर कोई ऐसा कानून बने तो अलग बात है, वरना गलियाँ निकलती जाएगी। आप कुत्ते कितनी प्रयास कर लो, रुकने वाला नहीं मेरा मानना है। एक वही फैसला है, जीतने के बाद में फिर उसको या तो वो रहे पार्टी के अंदर, वरना इस बात को मैं समझ नहीं पाया कि पॉलिटिकल पार्टी खुद कैसे फैसला करेगी। उसके मेंबर छोड़ के जा रहे हैं, वो कैसे कहेंगे हाँ पधारो यहाँ से, हमारे यहाँ से पधारो? वो कभी नहीं कह सकते। इसलिए मेरा मानना है कि इसमें तो टोटली जो है या तो ये कानून बने जीतने के बाद जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म जीत के आए हो, चाहे आप निर्दलीय जीते हो, चाहे आप बीएसपी से जीते हो, जनता दल से जीते हो, सपा से जीते हो, बीजेपी जीते हो या कांग्रेस जीते हो, जीतने के बाद में आपको वहीं रहना पड़ेगा या फिर मेंबरशिप खत्म होगी आपकी। ये मेरे ख्याल से एक ऐसा तरीका हो सकता है। वरना मैं समझता हूँ आप कितनी बहस कर लो, कोई न कोई गले निकल जाती है, निकलेगी। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये CAA की, CPA की। जो बात मैंने अध्यक्ष महोदय जोधपुर में उठाई थी, हमारे राष्ट्रपति महोदय आए थे, राष्ट्रपति जी भी थे वहाँ पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, 4 सुप्रीम कोर्ट जज साथ में थे, हमारे चीफ जस्टिस थे राजस्थान के और हमारे 22 जज थे राजस्थान हाई कोर्ट के, और हमारे लॉ मिनिस्टर थे भारत सरकार के, रविशंकर प्रसाद सिंह जी। मैंने उपाध्याय जी आप यहाँ बैठे हुए, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये भी मामला जरूरी है, पर साथ में जो कुछ देश में ब्लैक मनी का जो चलन है, जिसको लेके राजनीति की शुरुआत होती है, फिर भी हम कहते हैं हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, इस समझ के परे है। चुनाव लड़ते हैं
पॉलिटिकल पार्टी चंदा आता है, तमाम ब्लैक मनी आती है। दुनिया जानती है, शुरुआत होती है एमएलए बनो, एमपी बनो, सरपंच बनो, कोई पद पे जाओ, जो पैसा आता है वो आपके पास में, हम नहीं पूछेगा आपका चेक का है कि 1 नंबर का 2 नंबर का पैसा है। ये बहुत गंभीर संकट है देश के सामने। पॉलिटिकल पार्टी के बाद में चंदे आते हैं, अब तो बॉन्ड और हो गया। बॉन्ड अपना बहुत बड़ा स्कैम है, कभी न कभी खुलेगा। एक तरफ है 90%। ये शुरुआतें हमारी ब्लैक मनी से होती है और फिर हम लोग चर्चा करते हैं विधानसभा में, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कि करप्शन हो गया, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अरे हम अपने कॉन्शियस से पूछे, हम खुद जीत के आए हैं, चंदा आपको दिया है, जनता ने दिया है, उद्यमी ने दिया है, उद्योगपति ने, पैसा कहाँ से आया है? मैंने कहा वहाँ पर सबके सामने, मैं कहा सीजीआई साहब बैठे हुए हैं, लंबे अरसे से मेरी इच्छा थी एक बार मैं मुख्य न्यायाधीश से मिलूं, अपने दिल की बात कहूं। इतनी पेल फाइल वो करते रहते हैं, एक पेल फाइल ये भी कर दे और कोई रास्ता निकाले कि स्टेट फंडिंग हो, स्टेट फंडिंग हो, कोई तरीका निकले परसेंटेज के आधार पर सरकार ने स्टेट फंडिंग करे, कोई रास्ता निकाले। वरना बताइए हमारी कॉन्शियस कहाँ क्या काम करती है। 4 सुप्रीम कोर्ट जज ने कह दिया लोकतंत्र खतरे में है। कमाल है, अच्छी बात कही, सब देश हिल गया पूरा। उसमें से एक बन जाते हैं, सीजीआई बन जाते हैं मिस्टर गोगोई, और डरा वही चलता सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो मैंने वहाँ कहा जोधपुर के अंदर, मैंने कहा सीजीआई साहब ये बताओ मिस्टर गोगोई साहब पहले ठीक थे अब ठीक है? कुछ समझ के परे डरा वही चल रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जजे की स्थिति है ये, तो अध्यक्ष महोदय आप क्यों चिंता करते हो? उनके कमेंट आने दो, आप अपना काम करो। और फिर भी आपको लगता है तो मैं समझता हूँ ये रास्ता सिर्फ है पार्लियामेंट रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता मेरा मानना है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान और वाइस प्रेसिडेंट सीपीए राजस्थान शाखा। और आज की सेमिनार के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी। आपका एक संक्षिप्त सा परिचय हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। आप भारत के जाने माने पत्रकार और राजनीतिज्ञ रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया से अपनी पत्रकारिता का सफर आरंभ कर आप पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के मीडिया सलाहकार के महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे। 1989 में मृत प्रायः पड़े अखबार प्रभात खबर का दायित्व संभालकर उसे भारत में सबसे ज्यादा वितरित होने वाला अखबार बना दिया। आप बिहार राज्य से जनता दल यूनाइटेड की ओर से 2014 में राज्यसभा सदस्य के लिए नामित हुए और अगस्त 2018 में आप उपसभापति राज्यसभा के रूप में चुने गए। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और आग्रह करना चाहेंगे आपके प्रेरणा शब्दों के लिए। सबसे पहले मैं आभार के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान श्री गुलाबचंद कटारिया जी, माननीय श्री संयम लोढ़ा जी, सचिव सीपीए राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटक के माननीय स्पीकरगण, उपस्थित माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, विधानसभा के अधिकारीगण एवं मित्रों, राजस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास पूरे देश के लिए प्रेरक है और माननीय जोशी जी की सदारत में जो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा यहाँ आयोजित हुई है वह भी देश में एक रोशनी दिखाने का काम करेगा, यह मुझे यकीन है। वैसे भी माननीय जोशी जी का मैं बड़ा कायल हूँ। इस रूप में बिना मिले कुछ लोगों के बयानों से, उनकी बातों से जो आपके मन में आदर उपजता है कि वो देश के बारे में
अपने दायरे से उठकर बात करते हैं, बेबाक ढंग से आप सहमत और असहमत हो सकते हैं, उनमें जोशी जी हैं। यह सही है कि जिस पृष्ठभूमि में आज यह चर्चा हो रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जनवरी 2020 में आया यह निर्णय दल बदल याचिका पर जो 3 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया, न्यायाधीश रोहिंटन एफ नरीमन, उसमें एक खास टिप्पणी है स्पीकर्स के बारे में कि स्पीकर इंसाइडर होता है। क्या वह सोल और फाइनल आर्बिट्रेटर बने एक दल बदल करने वाले व्यक्ति के लिए, निर्णय करने के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत चीजें बताई हैं, मैं उस पर जाने के पहले बताना चाहूं कि अदालत की टिप्पणी क्या है। इट्स टाइम पार्लियामेंट हैड ए रीथिंक ऑन वेदर डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस आउट टू बी इंटरेस्टेड टू ए स्पीकर as a quasi-judicial authority when such speaker continues to belong to a particular political party, either de jure or de facto, the court said. इस पृष्ठभूमि में इसका आयोजन हुआ। मुझे स्मरण है देहरादून में 79 जो सम्मेलन हुआ पीठासीन अधिकारियों का, उसमें यह मुख्य चर्चा का विषय था और उसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने राजस्थान के माननीय स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी जी के नेतृत्व में, जिसमें हमारे कर्नाटक और उड़ीसा के बड़े वरिष्ठ माननीय अध्यक्षगण हैं, एक समिति बनाई है। उस समिति जिस ढंग से काम कर रही है उसका प्रतिफल एक आज यहाँ है, जो बड़ी गहराई से इस विषय पर चर्चा आयोजित करने का पहला प्रयास हुआ है। लखनऊ में भी माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों के असीमित अधिकार सीमित हों। इसके पहले मैं देख रहा था 2008 में चंडीगढ़ में आयोजित भारत के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में तत्कालीन अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा, जो माननीय जोशी जी ने इच्छा व्यक्त की कि यह कानून में निपुण व्यक्तियों, किसी विशेष न्यायाधिकरण या चुनाव आयोग को यह शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। इसके पहले 1993 में अपने एक फैसले में माननीय शिवराज पाटिल जी जो लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा चूंकि अध्यक्ष भारत में किसी दल के सदस्य होते हैं, लिहाजा उनको अपने साथी सदस्यों की सदस्यता के संबंध में निर्णय देने का दायित्व तो नहीं सौंपा जाना चाहिए। वे कोई भी फैसला दें उन पर लांछन लगेगा। कुछ ही महीने पहले हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी एम वेंकैया नायडू जी ने भी दल बदल कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची की समीक्षा की अपील की। उन्होंने कहा कि विधान मंडलों के अध्यक्ष शीघ्र निर्णय लें और दल बदल विरोधी कानून को सही तरीके से लागू हो यह सुनिश्चित करें। सभापति या अध्यक्ष की निष्क्रियता के कारण विधायक न केवल नई पार्टी में बने रहते हैं बल्कि कुछ पार्टियों में जाकर दल बदल के बाद वो मंत्री बन जाते हैं। इस तरह की चीजों से जनता के बीच इन संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा होता है। यह माननीय उपराष्ट्रपति जी की चिंता है। लेकिन एक और फैसला कुछ ही महीने पहले आया नवंबर में, माननीय जोशी जी को स्मरण होगा, कर्नाटक के बारे में, जिसमें 109 पेज का फैसला था। उसमें भी 3 माननीय न्यायमूर्ति लोगों ने जस्टिस एवी रमन्ना जी के नेतृत्व में यह फैसला दिया। उसमें भी कहा गया था कि स्पीकर्स पर प्रेशर आता है, उनको इस काम से अलग रखना चाहिए, ऐसी मंशा उसमें भी व्यक्त की गई। पर मैं इस सवाल पर आना चाहूंगा कि जब यह दल बदल कानून ऐतिहासिक बना तो उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? यह क्यों अधिकार स्पीकर्स को दिया गया, यह हमें जानना चाहिए। उस वक्त शायद लॉ मिनिस्टर अशोक सेन जी थे, जो माननीय गहलोत जी पुष्टि इसकी करेंगे। उन्होंने यह बिल लोकसभा में पेश करते हुए 52वां अमेंडमेंट मूव पेश करते हुए 30 जनवरी को कहा, इफ दिस बिल इज टू बी इफेक्टिव, अगर इस बिल को प्रभावी होना है, एंड इफ डिफेक्शन इज टू बी आउटलॉड, और दल बदल को हमें खत्म करना है, इसको गैर कानूनी बनाना है, देन वी मस्ट चूज ए फोरम विच विल डिसाइड द मैटर फियरलेसली एंड एक्सपीडियसली। तो हमें ऐसे मंच की तलाश करनी चाहिए, चुनना चाहिए, जिससे निर्भीक होकर बहुत जल्द इस पर फैसला हो सके। दिस इज द ओनली फोरम दैट इज पॉसिबल, यानी उनके कहने का अर्थ है कि स्पीकर का ही फोरम इस पर कसौटी पर सही बैठता है, इसलिए स्पीकर को यह अधिकार हम देना चाहते हैं। इसी तरह तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 31 जनवरी 1985 को राज्यसभा में कहा
और बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और निजी तौर पर मैं इससे अपने को सहमत पाता हूं, क्योंकि वो एक विशेष परिस्थिति थी जिसमें यह बिल आया, और किन परिस्थितियों में बिल आया यह हमें आज जानना चाहिए। जब तक उसका कोई वैकल्पिक बढ़िया आधार हम नहीं तैयार कर लेते, तब तक हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस बिल लाने के पीछे क्या वजह थे, क्या कारण थे। पर उस पर आने के पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात कहा, व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू इन दिस बिल इज टू मेक इट ब्लैक एंड व्हाइट एज पॉसिबल, so that there are no gray areas where somebody has to take automatic backed by a sequence of event which are a decision. The decisions should on record so that there is no debate about it. We also thought that the operation of the bill should be quick so that there is no time for horse trading to take place or any other problem to arise. That is why we left this to the chairman or speaker. तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम क्यों स्पीकर को अधिकार देना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इतने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो होते हैं, दल बदल की घटनाएं होती है, उसका परिणाम क्या होगा, उसके रिकॉर्ड्स और तथ्य के आधार पर तत्काल स्पीकर फैसला करे। कोई और दूसरा मंच नहीं है जिस पर यह फैसला इतने त्वरित ढंग से हो सकता है, और मैं इस बात से सहमत हूं। मैं आपको कारण इसका आगे बताऊंगा कि क्यों यह सही था। यह इसकी पृष्ठभूमि पहले हम लोग जान लें, किस पृष्ठभूमि में यह कानून आया। इस कानून आने के पहले एक लंबी पृष्ठभूमि थी, और भारत को अगर आप तीन मोटे तौर पर इस रूप में बांट कर देखें इस दृष्टि से, तो एक 48 से 65 की राजनीति थी, जो मोर और लेस इथिकल राजनीति हम कह सकते हैं, जिसके पीछे एक नैतिक आग्रह था। 65 से 85 का दौर आया, जिसको किसी व्यक्ति का नाम भी था, लेकिन सुना आया राम और गया राम के दौर से यह जाना जाता है। और थर्ड 85 से 2020 जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इस कानून के बाद भी मूल बीमारी कायम हो, और किस तरह यह कानून अप्रभावी साबित हो रहा है, उसका भी मैं उल्लेख करूंगा। अब आप देखें कि 70 में ये चीजें ऑन रिकॉर्ड आई कि एक एक दिन में 5-5 बार 3-3 बार दल बदल एक एक व्यक्ति ने किया। मार्च से दिसंबर 67 के बीच 10 माह में 320 विधायकों ने दल बदल किया। 67 से 71 4 वर्षों के बीच 142 डिफेक्शन पार्लियामेंट में हुए। 69 लगभग 1969 डिफेक्शन स्टेट असेंबलीज में, ऑलमोस्ट 65 से लेकर के और लगभग 5 वर्षों के बीच हुआ। 32 सरकारें गिरी, कोलैप्स्ड। 212 डिफेक्टर्स को पद मिला। 8 दिसंबर 67 को लोकसभा में इस पर गंभीर चर्चा हुई। अब इस चर्चा में जो चीजें आई उस पर भी मैं उल्लेख करूंगा कि लोकसभा में बड़ी गंभीर इस पर चर्चा हुई है 2 बार, और एक बार माननीय उमाशंकर दीक्षित जी गृह मंत्री के रूप में इस पर प्रस्ताव लाए 72 में। उसमें बहुत स्पष्ट ढंग से विवेचन हुआ, जिस सवाल को माननीय जोशी जी उठा रहे थे कि अंततः कोई व्यक्ति राजनीतिक दल के कारण चुना जाता है कि व्यक्ति का भी प्रभाव होता है। अगर सिर्फ राजनीतिक दल के कारण चुना जाता है तो यह भी बात उठी कि हम इस सिस्टम को बदलें और पॉलिटिकल पार्टीज को कितने % वोट मिलते हैं, उस वोट के आधार पर वो बाद में अपने कैंडिडेट्स तय करें। वोट मिलने के बाद अपने कैंडिडेट्स को और विधायक और सांसद बनाए। उसके बाद अगर कोई इस तरह दल बदल करता है तब वो पार्टी उनको निर्देश दे, तब उनका डिफेक्शन खत्म करे। लेकिन कई बार अब व्यक्तियों के नाम पर भी वोट मिलते हैं, इसलिए यह तय करना कि व्यक्ति जीत रहा है या पार्टी जीत रही है बड़ा मुश्किल काम। ये डिबेट का हिस्सा। यह भी तय हुआ कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आश्वासन दे करके अपने कार्यक्रम के आधार पर, अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव जीतती है और उसको पूरा करने में नाकाम रहती है, तब कोई सदस्य राजनीतिक या सैद्धांतिक कारणों से अलग हटना चाहे, पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल बेस पर वह डिफेक्शन करना चाहे, तो उसको आप इजाजत देंगे कि नहीं। तो ये मांग हुई कि पूरी तरह से पूरी राजनीति में एक समग्र परिवर्तन करना पड़ेगा, तब इन चीजों को एड्रेस किया जा सकता है। खैर मैं अभी इस पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन 8 दिसंबर 67 को लोकसभा ने कमिटी ऑन डिफेक्शंस बनाई।
उस कमेटी ने 7 जनवरी 69 को अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि अलार्मिंग तरीके से दल बदल हो रहा है, जिसमें बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कितने लोग मंत्री बनाए गए, उसमें 116 डिफेक्टर्स को मंत्री बनाए गए, इसका पूरा किस्सा था। और एक एक व्यक्ति कितना मल्टीपल डिफेक्शन किया। और कमेटी ने पाया, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, कि करप्शन और ब्राइबरी इसके मुख्य कारण थे। अब आप देखें कि इस दौर में इस देश की क्या स्थिति हुई। यह भी था कि 67 से 72 के बीच पूरे देश में डिफेक्शंस के 2000 मामले हुए। पूरे देश में लोकसभा, विधानसभा या विधानमंडलों या केंद्र शासित प्रदेशों में 4000 कुल सदस्य हमारे हैं, उसमें से 2000 ने लगभग डिफेक्शन किया। मार्च 71 के अंत तक लगभग 50% ने अपनी पार्टी संबद्धता बदल ली, जिस पार्टी से आए उस पार्टी को छोड़ दिया। कुछ एक ने कई बार दल बदला और एक विधायक ने तो 5 दिनों में 5 बार दल बदला मंत्री बनने के लिए। शायद यही कारण थे कि 10th शेड्यूल आया। शायद यही कारण था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री और कानून मंत्री ने कहा कि यह फैसला हम स्पीकर को देंगे। और स्पीकर क्यों तत्कालीन परिस्थितियों में सही था, यह भी मैं आपको बताऊंगा। उसका उल्लेख हालांकि सांकेतिक रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अब आप देखें, यह था 10th शेड्यूल लागू होने के बाद जो स्थिति बनी, उस पर हम बाद में चर्चा करें। पर उस दौर में जब 65 से लेकर और लगभग 85 तक इस तरह की दल बदल के आधारित राजनीति चल रही थी, रोज सरकार बनाने और गिराने और आया राम गया राम का दौर चल रहा था, तो इस देश में क्या हुआ, इसका असर देश के भविष्य पर क्या पड़ा, ये मैं आपसे रेखांकित करना चाहूंगा। क्योंकि राजनीति ही समाज को बनाती है, राजनीति ही समाज की नियति और देश की नियति तय करती है। राजनीति तय करेगी कि देश कितना आगे जाएगा। 1970 में जो आज इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आप देखते हैं, कंप्यूटर वगैरह की जो बात देखते हैं, जो डेथ ऑफ डिस्टेंस की बात आती है, उसी के आसपास लगभग 91 में इकोनॉमिस्ट दुनिया की बहुत विशिष्ट पत्रिका मानी जाती है, उसकी महिला पत्रकार ने लिखा डेथ ऑफ डिस्टेंस, यानी दुनिया में खत्म हो रही है, उसका क्या असर समाज पर पड़ने जा रहा है। यानी कैसे दुनिया एक गांव बन रही है टेक्नोलॉजिकली, ये उस वक्त दुनिया में चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन हमारे भारत में आया राम और गया राम की राजनीति चल रही थी। इसलिए विकास के जो काम 48 से लेकर के 65 के बीच हुए, 65 ऑनवर्ड्स वो आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि राजनीति इन दल बदलों के हाथ में थी। राजनीति पर इनका असर ज्यादा था, जो देश हित से ज्यादा स्वहित में सोचते थे। तो देश को तय करना है कि हम किस रास्ते पर जाएं। मैं मानता हूं उस वक्त भी डिबेट हुआ है पार्लियामेंट में कि जब आप स्पीकर को अधिकार देते हैं या यह कानून लाते हैं कि दल बदल से एक व्यक्ति, एक विधायक या एक सांसद को आप अगर वो दल बदल करता है तो आप उसको उसकी मेंबरशिप खत्म कर सकते हैं, तो हुआ कि पार्लियामेंट में जो अधिकार है एक सांसद को या विधानसभा में जो विधायक को, कि वह मुक्त होकर बोल सकता है और वोट दे सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं हो सकती। तो उस रूप में कानून अवैध होगा। अगर उस उदात्त रूप में आप सोचें, तो उस उदार समाज की दृष्टि से सोचे, तो समाज एक स्तर पर पहुंच जाए, तो ये सवाल है अपनी जगह। क्योंकि संभव है कि मैं जिस दल से चुनकर आऊं और जिन आश्वासनों को मैं देकर आऊं, और कल मेरे मन में ईमानदार डिसेंट होने, ईमानदार विरोध का सवाल उठे, तो हमको जगह मिलेगी कि नहीं। और मैं आपको उदाहरण बताता, पहले फर्स्ट पार्लियामेंट में यह कांग्रेस के अंदर, तत्कालीन रूलिंग पार्टी के अंदर भी व्यवस्था थी कि उसके सरकारी बिलों पर उसकी निजी मत से व्हिप के बाद भी असहमत होकर लोगों ने वोट दिया। बाद में किसी भी दल ने इसको, उन स्वस्थ मूल्यों को कायम नहीं रखा। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने परमिशन लेकर के वोट दिया अपनी सरकार के खिलाफ लैंग्वेज के मामले में। कई ऐसे और उदाहरण हैं। पर उस दौर में जब दुनिया बदल रही थी, जब दुनिया में ये इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हो रहा था, जब फ्यूचर शॉक किताब एक पत्रकार ने लिखी कि दुनिया कैसे बदल रही है, टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है, तब हमारे यहाँ दल बदल की राजनीति चल रही थी। जब इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन दुनिया में हो रहा था, तब हमारे यहाँ इस सब चीजों की बात चल रही थी कि निजी हित कैसे हमारा पूरा हो। आज हम सोचते हैं कि हम दुनिया से कंपीट करेंगे, हम दुनिया के बराबर जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि ये बड़े गंभीर सवाल हैं आज हमारे देश में। आप सोचिए, एक मोटे तौर पर आज पर्यावरण का सवाल है,
आज बाकी और गंभीर सवाल, इस पर कई आपको निर्णय दलों के हित से ऊपर उठकर देश हित में कठोर लेने पड़ेंगे। हमारे समय के सबसे बड़े जीवित वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के वो थे, बड़े दुनिया में जाने माने नाम। अगर पूछे तो लेमैन की दृष्टि से मैं कहूंगा कि आइंस्टीन थे हमारे समय के, वो कोई गांधीवादी नहीं थे। उनकी अंतिम किताब जो है उसमें लिखा है कि दुनिया में 4-5 बड़े खतरे हैं, अगर इंसान ने इनका हल नहीं ढूंढा तो उसको अपने लिए नया प्लेनेट, नया ग्रह, नया नक्षत्र, नया भूमंडल तलाश लेना चाहिए रहने के लिए। उन खतरों में पॉल्यूशन वगैरह तो बताया ही है, पॉपुलेशन भी। आप मोटे तौर पर समझे 3 या 4 वर्षों बाद हम लोग चीन से ओवरटेक करेंगे। चीन हमारे 3 गुना आबादी में, अमेरिका 5 गुना, उसकी आबादी 30-33 करोड़। अब आप बताएं कि इतने कम जमीन में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी लेकर जो भी सत्ता में बैठेगा उसके लिए जो माइग्रेशन 30-40 करोड़ होने वाला है गांवों से देहात में, शहरों में, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीजों पर आपको सोचना पड़ेगा। और ये कुछ निर्णय होंगे जो पर्यावरण से लेकर सारी चीजों के बारे में आप सबको बैठकर करना होगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें एक राजनीति ऐसी चाहिए जिसमें प्रतिबद्धता की राजनीति हो, आदर्श की राजनीति हो, देश के प्रति समर्पण की राजनीति हो। जहां दल बदल से राजनीति होगी वो तो निजी स्वार्थ से प्रेरित राजनीति होगी, वो राजनीति इन समस्याओं को हल नहीं कर सकती। 70 के दशक में हमारी जितनी समस्याएं उपजी उसका यह वो था, परिणाम था कि हमने उन समस्याओं को हल नहीं किया। 64-65 के बाद एक किताब आई थी, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड अहेड, क्योंकि भारत में 65 के बाद आप देखें भाषा का सवाल, बाकी कई चीजें उठी। तो दुनिया के जाने माने पत्रकारों ने लिखा, सेलिक हैरिसमैन नाम था शायद उनका, जिन्होंने लिखा द मोस्ट डेंजरस डिकेड अहेड, यानी भारत खतरनाक दौर में घुस रहा है 65 के बाद। ये भारत बचेगा या नहीं बचेगा, अपनी एकता कायम रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, ये दुनिया की चिंता का विषय था। तो इसका कारण यह था कि हमने राजनीति में ऐसी ताकतों को जन्म दिया, ये हमें सोचना पड़ेगा। इस पृष्ठभूमि में ये बिल आया था। और मैं आपको बताऊं, आज ही मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में माननीय जोशी जी खबर देखा दिल्ली में कि सिर्फ ये जो रोड में जो घूस देना पड़ता है आपको ट्रक ड्राइवर्स और बाकी लोगों को, 64,000 करोड़ प्रति वर्ष, ये आज की खबर है। कोई सरकार नहीं चाहती पर यह चल रहा है। अब उसका एक मैं कारण आपको बताऊं, जब मैं पार्लियामेंट में गया तो मैं पहली बार सोचना समझना शुरू किया क्या स्थिति है। तो मुझे संयोग से मोटर व्हीकल ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल में मैं कमेटी में था, शायद राजीव गांधी के समय में कुछ उसकी चर्चा हुई थी कि इस बिल को कैसे हम लोग लाएं। 28 वर्षों से कोई कानून नहीं बना उस पर, अभी कानून आया। उस कानून के प्रतिरोध में किस तरह के लोग थे मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको मोटे तौर पे सोचना होगा कि 87 या 78 में, 87 वगैरह में शायद इस पर कुछ चर्चा हुई थी, मैं स्मृति के आधार पे कह रहा हूं। उसके बाद कानून पास होता है, अभी पिछले साल पास हुआ। अब आप इस बीच में क्या हुआ, 91 में उदारीकरण के बाद जिस भारत में कुछ 1 लाख गाड़ियां रही होगी, करोड़ों गाड़ियां हो गई। एक्सीडेंट्स रोज अखबारों में छपता है, आप देखते होंगे। उसका सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, PIL दायर हुआ कि रोज इतने लाख नौजवान मर रहे हैं, रोज इतने बुजुर्ग मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, इनका रास्ता निकालें। पार्लियामेंट रास्ता नहीं निकाल रही है, अदालत में मामला जाता है, अदालत इंस्ट्रक्शन देती है आपको फॉलो करना है सरकार को। हम सब चिंता करते हैं संसद में बैठ करके कि संसद के अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है, पर अगर हम चुप रहेंगे, हम कानून बनाने का काम नहीं करेंगे, हम अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे, हम अपने फर्ज को एब्डिकेट कर देंगे, तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगी। अब आप देखिए 91 में इस देश में ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशन हो गया, करोड़ों गाड़ियां आ गई, एक्सीडेंट्स बढ़ गए, लेकिन कानून हमने रोकने के लिए नहीं बनाया। मेरे दिमाग में आया कई ऐसे कानून हैं, कभी उस पर अलग से चर्चा। द कॉस्ट ऑफ डिलेड लेजिस्लेशन, कोई कानून अगर आज की तारीख में जरूरत है समाज के लिए, देश के लिए, अगर उसको आप नहीं बनाते हैं, आज गंभीर बीमारी है उसका इलाज आप नहीं करते, 25 वर्ष बाद करते हैं, तो उसका क्या लाभ। किसी को देश में अध्ययन करना चाहिए, द कॉस्ट ऑफ डिलेड लेजिस्लेशन,
जितने कानून है, 10 कानून आपको बता सकता हूं जिनके विलंब से बनने के कारण समाज पर क्या असर पड़े। ब्लैक मनी के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, बड़ा गंभीर सवाल है, पर बेनामी संपत्ति में 28-30 वर्ष पहले कानून बन करके रूल्स क्यों नहीं बने? ऐसी बहुत सारी चीजें मैं नहीं जाना चाहता अभी उसमें। मैं आपको यह सिर्फ बताना चाहता हूं कि हमारे यहां कल्पना की गई है कि महाजनो ये गतासु पंथा, यानी नेता जैसे जाते हैं, समाज के अगुआ जैसे जाते हैं, समाज उसका अनुकरण करता है। तो अगर नेता ही दल बदल करेंगे, नेता ही इधर उधर जाएंगे, हम ही लोग ये रास्ता दिखाएंगे, तो समाज तो इसी रास्ते चलेगा। गीता का उपदेश, बहुत सारी चीजें हैं, पर शायद यही कारण था कि 10th शेड्यूल आया, और शायद यही कारण था कि तत्कालीन कानून मंत्री और तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से इन बातों को कहा कि भाई हम स्पीकर को यह अधिकार दे रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि जब तक इसका कोई मुकम्मल व्यवस्था न हो जाए तब तक स्पीकर के पास ये अधिकार रहना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए उसका सुधार कैसे हो, और सुधार के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, मैं भी कुछ चीज़ें उसमें जोड़ूंगा। यह एंटी डिफेक्शन लॉ इसी पृष्ठभूमि में आया जब आया राम गया राम की राजनीति चल रही थी। इसको रोकने की ईमानदार कोशिश में मानता हूं कि इसको लाया गया, लेकिन यह कानून भी अपना फर्ज पूरा नहीं कर पा रहा। पर इसका मकसद क्या था? कानून बनाने का जो मसविदा था, जो एक्ट का मूल मोटो था, वो था द इविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन, पॉलिटिकल डिफेक्शन की बुराई को खत्म करना। उसके मकसद में बताया गया द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस एपेंडेड टू एंटी डिफेक्शन बिल। जो भी कानून बनता है उसमें यह स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और रीजंस आप देखते ही होंगे, उसमें उल्लेख होता है उसका। उसमें उल्लेख है द इविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन हैज बीन ए मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न। If it is not combated, it is likely to undermine the very foundations of our democracy and the principles which sustain it. The bill meant for outlawing defection and fulfilling the above assurance. हमारी मूलतः डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जड़ को ही खत्म कर देगा डिफेक्शन, अगर हमने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। यह इसके कानून में मूल रूप से कहा था। फिर यह कानून बनाते समय यह भी प्रसंग उठा कि भाई जो स्वस्थ डिबेट और डिसेंट का मामला है, होता है किसी समाज में स्वस्थ, जैसे आप 48 से लेकर देखें 65 का दौर कहें, कुछ बात तक भी कहें, वो था जब राजनीति में असहमत होते हुए भी सवाल आप उठा सकते थे। तो वो अगर ईमानदार ढंग से आप किसी से मतभिन्नता रखते हैं तो उसका स्कोप खत्म होगा। ये सवाल भी पार्लियामेंट में उठा कि हम अगर ये कानून बनाते हैं तो ये स्थिति होगी। प्रश्न उठा कि क्या आधिकारिक पार्टी लाइन के खिलाफ वोटरों की भावना भी जो होती है, अगर हम वोटर की भावना की रहनुमाई कर रहे हैं तो उसके साथ अन्याय होगा कि नहीं। यह भी सवाल उस वक्त उठा कि क्या डिफेक्शन का फैसला स्पीकर स्वीकार करेंगे जो सामान्यतः शासक या शासक मोर्चा से चुनकर आते हैं, या स्वतंत्र या निष्पक्ष निकाय को सौंप दिया जाए। ये जो आज जजेस कह रहे हैं ये ऑलरेडी हमारे यहाँ डिस्कस हुआ है पार्लियामेंट में कि क्या किया जाए, क्या रास्ता है। और खास तौर से मैं 2 बार जो इस विषय पर लोकसभा में चर्चा हुई उसका उल्लेख करना चाहूंगा। पहली बार 67 में 8 दिसंबर 67 को वेंकट सुवैया जी का एक प्रस्ताव था विधायकों द्वारा राज्य विधानसभाओं में दल परिवर्तन का, और दूसरा 1973 में 13 दिसंबर को तत्कालीन गृह मंत्री उमाशंकर दीक्षित जी 32वां संशोधन लाए थे विधेयक इसी दल बदल कानून को बनाने के लिए। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ के जो मेन फीचर्स थे, मैं बिल्कुल लेमैन के रूप में जो हम सब जानते हैं मैं एक बार उल्लेख करना चाहूंगा। जैसा जोशी जी ने बताया कि यह फैसला करते हुए पार्लियामेंट ने, संसद ने कानून बनाते हुए यह ताकत दी स्पीकर को कि वह ट्रिब्यूनल के रूप में डिसाइड करें। उनका यह पावर जुडिशियल नेचर का है। इसमें अगर कोई सदस्य
चुने जाने के बाद राजनीतिक पार्टी का स्वेच्छा अपनी पार्टी का मेंबरशिप छोड़ दे या सदन या हाउस में अपने व्हिप के निर्देश के अनुसार मतदान नहीं करे, पर अगर मतदान नहीं करने का उसने प्रायर परमिशन ले लिया है या अपनी अनुपस्थित होने के संदर्भ में वह जो कारण देता है पार्टी अगर माफ कर देती है तो एक्सेप्शन होगा, उस पर यह लागू नहीं होगा। पर अगर वह पार्टी के निर्देश या व्हिप के अनुसार मतदान नहीं करता तो उसकी सदस्यता नहीं रह सकती। अगर कोई निर्दल प्रत्याशी चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर ले उसकी सदस्यता पर भी सवाल उठेगा। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर सदन या विधायिका का सदस्य बनने के 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले और यह डिस्क्वालीफाई करने का पावर चेयरमैन या स्पीकर को है। मर्जर के बारे में भी यह प्रोविजन रखा गया कि अगर किसी सदस्य की मूल पार्टी किसी दूसरे के साथ विलय कर लेती है तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी, वह और पुरानी पार्टी के अन्य सदस्य नई राजनीतिक पार्टी के सदस्य रहेंगे। मर्जर के संबंध में पुनः जो ओरिजिनल कानून में था कि 1/3 स्प्लिट अगर होता है तो उसको माना जाएगा ठीक, पर यह माना गया 99 में कि नहीं, इससे कानून अप्रभावी है। इसको और ठीक करने के लिए स्प्लिट की जगह मर्जर का प्रस्ताव आया और इसमें कहा गया कि 2/3 सदन के सदस्य मर्ज कर सकते हैं, लेकिन 1/3 सदस्य जो बच जाएंगे उसके बारे में भी कानून बहुत स्पष्ट नहीं है। लॉ कमीशन ने 170वीं रिपोर्ट में उल्लेख किया कि ये कानून बनने के बाद भी, यानी 1/3 से जो 2/3 किया गया, कहा कि देयर हैज बीन यूनानिमस सपोर्ट इंक्लूडिंग दैट पीएम ऑफ इंडिया टू दिस प्रपोजल, इसलिए स्प्लिट प्रोविजन को डिलीट करने की अनुशंसा के रूप में इन्होंने स्थापित किया। और 2003 में 2/3 का प्रोविजन आया। चेयरमैन या सभापति ही अंतिम निर्णय करेंगे। 1985 एक्ट के तहत अदालतों को डिस्क्वालिफिकेशन का मामला सुनने से अलग रखा गया था। स्पीकर को अपने ही डिसीजन को रिव्यू करने का कोई अधिकार नहीं है। नो जुडिशियल इंटरवेंशन अंटिल प्रिजाइडिंग ऑफिसर गिव्स हिज ऑर्डर, जब तक सभापति या चेयरमैन या स्पीकर साहब निर्णय नहीं देते तब तक उस पर कोई जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं हो सकता और कोई टाइम लिमिट नहीं दिया कि कब तक यह फैसला होगा। पर बाद में राजेंद्र सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य मामला में यह भी स्पष्ट किया कि डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इनिशिएटेड सुओ मोटो बाय चेयरमैन और स्पीकर। उस पर एक शिकायत होनी चाहिए प्रक्रिया के तहत, उसका एक प्रोसेस और प्रोसीजर है, उसी के तहत यह शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में नागालैंड के किरोतु हन जल हितु मामले में कहा कि 85 कानून में स्पीकर या चेयरमैन के निर्णय को न्यायालय सीमा से बाहर रखा गया था। न्यायालय को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था, लेकिन माना कि नहीं, यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में। इसके बाद ये सारे निर्णय आ रहे हैं। कानून में कुछ ग्रे एरिया लगते हैं ऐसे, जैसे यह माना गया है कि अध्यक्ष, स्पीकर या चेयरमैन अपने विवेक से फैसला करेंगे, पर एक ही नेचर के मामलों में अलग अलग स्पीकर्स के अलग अलग फैसलों से कुछ सवाल खड़े हुए। फैसलों की समय सीमा तय नहीं है, विलंब उसके लिए मांग हुई कि नहीं समय सीमा तय हो। डिफेक्शन को सतत प्रक्रिया माना गया। 1993 में गोवा के रवि नायक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर कहा कि स्वेच्छा दल छोड़ने पर भी मामला बहुत स्पष्ट नहीं बनता, उससे जो स्थिति बनती है। इस तरह से यह माना गया कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की स्थिति अभी भी इस कानून के आने के बाद बनी हुई है। अब दो मत हैं कि पहला है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की रिकॉर्ड, क्वालिटी, डिस्पोजल, स्पीड असंतोषजनक है, यह डिले डिसीजन है, इसको ठीक किया जाए। दूसरा है जो अदालत भी कह रही है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बदले इलेक्शन कमीशन या किसी और को या ट्रिब्यूनल को या स्वायत्त संस्था को यह अधिकार दे दिया जाए। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इसको ठीक करने के लिए समय समय पर कुछ कमेटियों की रिपोर्ट्स भी आई हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम इसको करेक्ट करें। पहला, दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1990। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी कहा कि यह डिस्क्वालिफिकेशन का मामला प्रेसिडेंट, गवर्नर या इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को दे देना चाहिए। उन्होंने कुछ और चीज़ें भी जोड़ी हैं
कि disqualification should be limited to cases where a member voluntarily gives up the membership of his political party, a member abstains from voting or votes contrary to the party whip in a motion of vote confidence or motion of no confidence। खास मामलों में ही अगर दल का निर्देश न माने तभी यह हो, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। एक पश्चिम बंगाल के लंबे समय तक स्पीकर रहे हालिम साहब के नेतृत्व में भी एक कमेटी बनी, हालिम कमेटी ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ 1998। उन्होंने कहा कि द वर्ड्स वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी बी कंप्रिहेंसिवली डिफाइंड। Restrictions like provision on joining another party or holding offices in the government be imposed or on expelled members. The term political party should be defined clearly। राजनीतिक दलों की व्याख्या की जाए और जो लोग स्वतः पार्टी छोड़ते हैं उस पर भी और स्पष्टीकरण हो, और जो छोड़ते हैं उनको कोई पद न मिले इसकी व्यवस्था की जाए। फिर लॉ कमीशन ने 170वीं रिपोर्ट दी 1999 में। Provisions which exempt splits and merger from disqualification to be deleted. Pre-poll electoral fronts should be treated as political parties under anti-defection law। चुनाव के पहले अगर मोर्चा आपका संयुक्त बनता है तब एक दल माना जाए। Political parties should limit issuance of whips to instances only when the government is in danger। और राजनीतिक दल whip भी बहुत कम से कम जारी करें जब सरकार खतरे में हो। इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर अपना सुझाव दिया। Decisions under the 10th schedule should be made by the President Governor on the binding advice of the Election Commission। यानी इलेक्शन कमीशन सुझाव दे और प्रेसिडेंट और गवर्नर उसको माने। एक कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बना 2002 में। उसने भी कहा कि डिफेक्टर्स शुड बी बार्ड फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेज और एनी रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द रिमेनिंग टर्म। The vote cast by a defector to topple a government should be treated as invalid। यानी दल बदल करने वाले व्यक्ति के वोट से अगर सरकार बचती है तो उसके वोट को इनवैलिड करिए। यह भी कहा कि उनको कोई पब्लिक पोस्ट न मिले इसकी व्यवस्था की जाए। ये सारे इस तरह के कई प्रोविज़न, कई सुझाव आए कि इस कानून को और कैसे बेहतर बनाया जाए। मेरा आग्रह होगा कि इन कानूनों पर भी एक तरह से हमें नए सिरे से सोचना और गौर करना चाहिए। पर यह सही है कि अनेक राज्यों में यह कानून डिफेक्शन रोकने में विफल है। मैं कुछ हाल की चीज़ें आपको बताऊंगा कि 35 वर्ष लागू हुए इस कानून के, लेकिन अभी जो पब्लिक डोमेन में, जो सार्वजनिक जीवन में इसके बारे में लेकर के टिप्पणियां आई हैं कुछ अखबारों की, इज द एंटी डिफेक्शन लॉ फेलिंग टू डिलीवर। क्या एंटी डिफेक्शन लॉ फेल हो चुका? ये कोई कारगर नहीं रहा। ये कई राज्यों के संदर्भ में है। डज द एंटी डिफेक्शन लॉ सर्व एनी पर्पस? क्या इससे कोई पर्पस सर्व होता है? और ये अखबार का नहीं, लगभग मोटे तौर पर सबका है। और एक एग्जाम्पल जो मैं किसी राज्य का नाम लिए बगैर देना चाहूंगा कि इस कानून के बनने के बाद इसकी विफलता का जो सबसे बड़ा प्रतीक है वो ये है कि एक राज्य में हाल में चुनाव हुए कुछ दिनों पहले, पर 2014 में जब वो राज्य कायम हुआ, चुनाव हुआ था वहाँ, तो 119 में से 63 सीटें उसे मिली थी। पर 5 वर्षों बाद जब चुनाव हुआ तो उस रूलिंग पार्टी के पास 27 अतिरिक्त विधायक आ गए बिना चुनाव। इसमें से 26 विधायक बिना चुनाव के आए, एक उपचुनाव में आए। अब ये जो 26 डिफेक्शंस हुए थे, चुनाव में जनता ने 63 सीटें दी, डिफेक्शन ने 5 वर्ष पूरा होने पर 89 विधायक बना दिया विधानसभा में, और तब तक विधानसभा भंग हो गई, कोई फैसला नहीं आया। इन हालातों ने कानून के बारे में बड़ा गंभीर सवाल पैदा किया। मैं मानता हूं कि इसका निराकरण ये नहीं है कि अदालतों को अधिकार दिया जाए, इसका एक आधार ये है कि स्पीकर्स के डिसीजन लेने की सीमा तय करिए कि आपको एक समय सीमा के तहत ये फैसला करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, ये चिंता बहुत सारे लोगों की है कि जितने आप रास्ते कानून के बनाएंगे कोई ना कोई होल कहीं से निकल जाएगा। तो ये आमतौर से ये है कि सैडली द कर्स इज वर्स देन डिजीज। और आप जानते हैं कि आइडियोलॉजिकल या सैद्धांतिक या राजनीतिक अब स्प्लिट तो होते नहीं। यह भी रास्ता कि मतदाताओं के पास वो वापस जाएं, इस्तीफा दें, फिर चुनाव के द्वारा आएं।
बहुत सारे लोग जीत कर आते हैं, पर उस पर कुछ प्रोविजन हो कि इस महारोग से मुक्ति का रास्ता क्या हो। शायद यही कारण था कि 10th शेड्यूल बना, 2005 में सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बना, और शायद मैं स्मृति के आधार पर कह रहा हूँ, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे वीरप्पा मोइली जी इसके चेयरमैन थे, उनकी रिपोर्ट क्या थी? डिफेक्शन हैज लॉन्ग बीन ए मलाइज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लाइफ। यह बहुत पहले से भारतीय राजनीति के जीवन का महारोग है। इट रिप्रेजेंट्स मैनिपुलेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम फॉर फर्दरिंग प्राइवेट इंटरेस्ट एंड हैज बीन ए पोटेंट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल करप्शन। आगे फिर कहते हैं, बीच की चीजें मैंने छोड़ दी हैं, परमिटिंग डिफेक्शन इन एनी फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट इज ट्रेविस्टी ऑफ इथिक्स इन पॉलिटिक्स। राजनीति में अगर इथिक्स को बचाए रखना है, उसका उपहास नहीं करना, उस मर्यादा को कायम रखना है, तो इसको बंद किया जाना चाहिए, ऐसा मानना है। अब मैं न्यायपालिका के प्रसंग का भी थोड़ा उल्लेख करना चाहूंगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जितने फैसले आए हैं मेरी जानकारी में अभी तक, उनमें से किसी फैसला को अदालत ने पलटा नहीं। हां, स्टे दे दिया, लेकिन पलटा नहीं है। तो हम ये क्वालिटी ऑफ उनके डिसीजन पर कम से कम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन में तथ्य हैं। अब आप देखें, मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि देश की हर संस्था को एक दूसरे के साथ मर्यादा का संबंध और बेहतर हो, कैसे एक दूसरे को मजबूत करे, ये होना चाहिए। मैं निर्भया का भी मामला नहीं कहना चाहता, मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि 3 करोड़ मामले पेंडिंग है इस देश में कैसे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि डिफेक्शन के मामले में ही देखें, हमारे 2017 राज्यसभा में 2 डिफेक्शंस हुए, दोनों की शिकायत आई, माननीय चेयरमैन ने फैसला दिया, 3 महीने के अंदर फैसला दिया। उस फैसले में से एक सज्जन की याचिका पर पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि घर भी रहेगा, वेतन भी मिलेगा। बाद में खुद डिसीजन पलट दिया कि नहीं, वेतन नहीं मिलेगा। अब 2017 से आज तक वो फैसला पड़ा हुआ, और एक राज्य जिससे एक राज्यसभा के सदस्य आते हैं, वो सीट अभी तक वैसे ही पड़ी हुई, क्योंकि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन को आप इंटीमेट नहीं करेंगे कि सीट वैकेंट हुई, पर वो व्यक्ति वहां पर उस सीट पर कोई है नहीं। तो अदालतों के फैसले से अगर हमें दिखाई देता कि कोई रोशनी मिल रही है, तब तो उनकी टिप्पणी जो थी कि नहीं, स्पीकर्स को आप ये अधिकार न देकर किसी और को दे, हमें उस पर विश्वास जगता। पर मुझे अभी भी विश्वास इस पर है कि 85 में जो कहा गया कि जल्द निर्णय के लिए हम करें, ये अधिकार दे रहे हैं हम स्पीकर्स को, तो स्पीकर्स जल्द निर्णय करें, हम पहले इस पर क्यों नहीं सोचें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इच्छा व्यक्त की थी कि 3 महीने में स्पीकर्स फैसला करें, और 3 महीने में राज्यसभा के माननीय चेयरमैन ने फैसला दिया। लेकिन 2017 से आज 2020 हो गए, अब तक अदालत का फैसला नहीं है, और वह सीट एक तरह से कहें आप तो अनरिप्रेजेंटेड है एक स्टेट से, तो ये कहें कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। अब लेकिन इसका हल क्या है? हल मेरी दृष्टि में स्पीकर ही संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली का सबसे बेहतर और प्रभावी और विश्वसनीय प्रहरी है। हमें उसको मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। पद की गरिमा के अनुसार भी वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में आप देखते हैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी के बाद स्पीकर ही हैं। स्पीकर की परंपरा पर मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि स्पीकर्स, जैसे हमने वेस्टमिनिस्टर प्रणाली लिया, हमने सब ब्रिटेन से लिया, तो ब्रिटेन में भी 1377 में सर थॉमस हंगरफोर्ड पहले स्पीकर अपॉइंट किए गए। इसके पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पार्लोर कहते थे। पार्लोर का अर्थ मैंने खोजने की कोशिश की हिंदी में बैठक या वार्ता कक्ष, या प्रोलोक्यूटोर यानी प्रधान या वकील या सभाध्यक्ष। कई बार पादरियों की सभा के भी सभापति कहे जाते थे। यह 1258 के पास इंग्लैंड में हुआ। स्पीकर्स की कितनी स्वस्थ परंपरा वहां पड़ी। जब हमने उनके यहां से संविधान का मॉडल लिया, तो हमें इस बारे में क्यों नहीं परंपरा लेनी चाहिए। इस पर मैं, और अपने यहां देश में शुरू में हुआ है, उसका भी मैं उल्लेख करूंगा।
इंग्लैंड के स्पीकर्स के चुनाव के बाद उन्हें अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद कन्वेंशंस ऐसे हैं कि स्पीकर अपने कामकाज में बिल्कुल न्यूट्रल रहे, इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष और सारे लोग मदद करते हैं। जब उनका री इलेक्शन होता है, चुनाव में जाते हैं स्पीकर, जिसका सवाल उठा, तो जनरल इलेक्शन में कैंपेन आमतौर से उनके खिलाफ कोई पार्टी कैंडिडेट नहीं खड़ा करती और कैंपेन नहीं करती। स्पीकर को ही अपने कामकाज के आधार पर री इलेक्शन लेना है, जनता उसको तय करती है कि चुने न चुने, स्पीकर के रूप में उनका काम कैसा रहा। और यह भी कन्वेंशन रहा कि स्पीकर अगर मान लीजिए हट जाते थे कि टर्म के बाद, तो उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बना दिया जाता था। आप स्पीकर्स के इस पद की वो मर्यादा कायम करने की कोशिश करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र और मजबूत हो और लोकतंत्र तय करे कि कैसे देश में चीजें संपन्न होंगी। इसलिए वेस्टमिंस्टर परंपरा में ही हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम फंक्शन कर रही है। उसी रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया अपने यहां फेडरल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35, वहीं से स्पीकर शब्द हमने लिया है। सर सैमुअल होर्स जो उन दिनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने ये बिल पायलट किया हाउस ऑफ कॉमन्स में 1935 में कि हमारे यहाँ स्पीकर्स होंगे। और हमारे यहाँ विट्ठल भाई पटेल की मैं परंपरा का आपको उल्लेख करना चाहूँगा। उन दिनों प्रेसिडेंट कहे जाते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की। क्या परंपरा स्पीकर्स की थी, और वो स्पीकर्स की परंपरा हमें रिवाइव करनी चाहिए। यही निदान है इन चीज़ों का। उन्होंने तय किया कि इस देश में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स के बीच, विधायिका और कार्यपालिका के बीच बिल्कुल सेपरेशन होगा। और एक घटना मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा। भगत सिंह ने जब बम फेंका था, हम सब वो घटना को जानते हैं। तो भगत सिंह गैलरी में जहां बैठे थे, उन लोगों ने कोशिश की, जब वहां पर ये जो बहुत ही आपका पब्लिक सेफ्टी बिल जो बड़ा टिरेनिकल था, बड़ा एक तरह से देश को आतंक के शिकंजे में रखने वाला कानून था, वो जब कानून पर बहस हो रही थी तो उन लोगों ने बम फेंका और बिल्कुल वेल में फेंका ताकि किसी को हार्म ना हो। तो उसके नेक्स्ट डे, उस दिन हाउस एडजर्न हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हाउस मिला, तब सुबह में स्पीकर ने देखा, यानी विट्ठल भाई पटेल ने देखा कि ऊपर में वहां पर एक पुलिस का अधिकारी बैठा हुआ है सादी वर्दी में। तो उन्होंने पूछा, हाउ डेयर दिस मैन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ऑक्युपाइज द गैलरी विदाउट माई कंसेंट। ये किस तरह से ये अधिकारी बिना मेरे परमिशन के साहस करके यहां बैठा है। उस वक्त जो होम मेंबर होते थे, यानी होम मिनिस्टर, कहा खड़ा होकर, सर विद माई परमिशन ही इज हियर। कहा कि मेरे परमिशन से वो यहां है। स्पीकर ने कहा, होल्ड योर टंग, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखिए, एंड रीस्ट्रेन योरसेल्फ, अपने को नियंत्रित करिए, अदरवाइज आई विल हैव टू सेंड यू आउट ऑफ दिस हाउस, या मैं आपको हाउस से बाहर भेज दूंगा। ये कहा जो हाउस में गृह मंत्री तत्कालीन कह सकते हैं आप, जो अंग्रेजों के थे, और उस अधिकारी को जाना पड़ा तुरंत। ये परंपरा हमारे यहां रखी और ये परंपरा आगे भी कायम रही। लोकसभा के जो पहले स्पीकर बने जीवी मावलंकर जी, वो ट्रेजरी बेंचेस के वेट या अपोजिशन के प्रेशर में आए बगैर कैसे काम किए, उसका 2-3 उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। और ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमको माहौल बनाना चाहिए कि हम अपने स्पीकर को ऐसी ताकत दें। एक बार उन्होंने कहा, जीवी मावलंकर ने, वंस ए पर्सन इज इलेक्टेड ए स्पीकर, ही इज एक्सपेक्टेड टू बी एबव पार्टीज एंड पॉलिटिक्स। In other words, he belongs to all the members and at the same time belongs to none. He holds the scale of justice evenly, irrespective of the party or person. As a human being, he has the human drawbacks and shortcomings. However, everybody knows that he will intentionally do no injustice or show partiality. Such a person is naturally held in respect by all. यानी स्पीकर किस तरह आचरण करेगा, किस तरह रहेगा कि उसका सबको रेस्पेक्ट मिलेगा, ये उन्होंने बताया। और उसको किसी दल से संबद्ध नहीं रहना, उन्होंने दल भी छोड़ दिया था। आगे भी 1-2 लोगों ने ऐसा किया। एक घटना में उल्लेख करना चाहूंगा कि पंडित जी, उनका आप कद जानते हैं, इतने बड़े हमारे देश के वो सिर्फ नेता ही नहीं थे, फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर सब में उनका बड़ा योगदान।
तो ऑन वन ओकेजन प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू सेंट ए नोट टू स्पीकर, जो नोट उन्होंने लिखा वो मैं कोट कर रहा हूं, आई हैव सम अर्जेंट वर्क विद यू, कैन यू कम टू माई चैम्बर प्लीज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातचीत करनी है, क्या आप मेरे चैम्बर में आ सकते हैं। उसी नोट पर अपनी हैंड राइटिंग में मालवंकर साहब ने पीछे लिखा, according to the norms and parliamentary conventions, the speaker does not go to any executive's chamber, but if you have any urgent work, you are welcome to my room. नॉर्म्स और कन्वेंशंस के अनुसार स्पीकर किसी एग्जीक्यूटिव के चैम्बर में नहीं जाता। अगर आपको कोई अर्जेंट वर्क है तो मेरे यहाँ आपका स्वागत है। पर देखिए क्या भाव, पंडित जी ने फिर कहा उसी पर, इनएडवर्टेंटली यानी गलती से, आई हैड कमिटेड ए ग्रेट ब्लंडर, आई गिव माई अपॉलॉजीज एंड आई एम कमिंग टू योर चैम्बर। दिस वॉज द स्पिरिट। अब मैं आपको एक दूसरी और घटना बताऊं, ये ट्रेडिशन अपने पार्लियामेंट का मैं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि हमें उसको इम्बाइब करना चाहिए, राज्यों में भी उस वक्त होता होगा। एनसी चटर्जी जी को आप लोग इस रूप में ज्यादा जानेंगे कि सोमनाथ चटर्जी जी के पिताजी लीडिंग लैयर उन दिनों के जमाने में, वह भी लोकसभा के सदस्य थे। एक बार मद्रास में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्यसभा के उसमें मैरिज कोड बिल पर जो शब्द कहा उसको मैं उल्लेख नहीं करता हूं, ए पैक ऑफ समथिंग समथिंग है पास द बिल। अब राज्यसभा में उन दिनों हंगामा मच गया, उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आया, सेक्रेटरी जनरल ने नोटिस उनको भेजी। चटर्जी जी ने रूल्स के अनुसार, रूल्स के जानकार थे, खुद भी कानूनवेता थे, काउंटर प्रिविलेज मोशन राज्यसभा सेक्रेटरी को दिया लोकसभा मेंबर के रूप में। मावलंकर जी जो पहले स्पीकर थे, उन्होंने सदन को सूचित किया कि भाई इस तरह की स्थिति हुई है। तो पंडित जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत गुस्से में खड़े होकर कहा, ही हैज द टेमेरिटी टू ब्रिंग ए प्रिविलेज नोटिस एंड द एरोगेंस टू इंसल्ट द इंटायर राज्यसभा। यह दुस्साहस और सारे राज्यसभा को अपमानित करने का काम उन्होंने किया और कहा स्पीकर से हाउस में कि आप ये प्रिविलेज मोशन एडमिट मत करिए। मावलंकर जी खड़े हुए और क्या कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर टेक योर सीट, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सीट पर बैठ जाएं। सो लॉन्ग एज आई एम द स्पीकर ऑफ दिस लोकसभा, आई विल नेवर अलाउ द मेंबर टू बी सबमिटेड टू द जुरिडिक्शन ऑफ द अदर हाउस। जब तक मैं इस पद पर हूं, तब तक अपने सदस्य को किसी दूसरे हाउस के द्वारा प्रताड़ित होने के लिए मैं उसको छूट नहीं दूंगा, ये नहीं होगा। दिस वाज, मैं उसके, वो गलत था सही था उस पर नहीं जा रहा, कैसे काम किया लोगों ने, मैं वो आपको परंपरा बता रहा हूं। फिरोज गांधी मुधड़ा केस में हमारे स्पीकर थे आनंद स्वामी अयंगर जी। जब बड़ा मशहूर मामला था उन दिनों का, फाइनेंस मिनिस्टर टीटी कृष्णाचारी जो पंडित जी के बड़े गहरे मित्रों में थे, वो थे, उनके और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के बीच कुछ पत्राचार हुआ था। वो पॉकेट से निकाले तो कुछ मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन किया कि पॉकेट से निकालकर कोई कागज आप पढ़कर बताएंगे प्रमाण में, ये सही नहीं है। उन्होंने रूलिंग क्या दी और वो रूलिंग आज तक काम कर रही है। हजारों ऐसे केस हुए कि इस तरह की घटनाओं ने इतिहास राजनीति का बदल दिया इस देश में। पर वो घटना मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा, उन्होंने क्या कहा, so long as any honorable member of this house is willing to take full responsibility of the confidential document he is seeking to lay on the table of this house, even if it is brought by stealth, I will allow him to lay it on the table of the house. अगर कोई व्यक्ति कहीं से कोई डॉक्यूमेंट अगर गलत तरीके से भी लाया गया है, अगर वो करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो उसको ले करने की मैं इजाज़त दूंगा। उन्होंने दिया और उसी के आधार पर टीटी कृष्णाचारी जी का कमीशन बना, दोषी पाएगा और उनका इस्तीफा हुआ। तो ये ट्रेडिशन हमारे स्पीकर्स ने डाली। शायद नीलम संजीव रेड्डी अंतिम स्पीकर थे 67 में, जिन्होंने अपने दल से इस्तीफा दिया था स्पीकर बनने के पहले। अब हमारे यहाँ बाद में बड़ा विवाद हुआ कि पार्टी से स्पीकर बनते ही पार्टी छोड़ दें। तो सोमनाथ चटर्जी जी का मामला आप जानते ही हैं कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया, उन्होंने नहीं किया, फिर अपनी पार्टी से एक्सपेल्ड हुए। शायद ये पहली घटना थी। पर लॉ कमीशन ने भी क्या कहा है और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके क्या सुझाव है स्पीकर के बारे में। लॉ कमीशन सजेस्ट दैट द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर शुड बी एडजुडिकेटेड
by the President on the recommendations of the Election Commission and not by the Speaker. The rationale behind him is that the legislature should not be free to ditch the voters who vote not only from the individual but also opt for a particular party on the basis of its manifesto. The manifesto of the party should also be given a statutory recognition so that they may not work their manifesto. ये एक बड़ा विवाद है कि अगर आप कोई पार्टी से चुनकर आता है, जो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, अगर आप पार्टी को अधिकार देते हैं कि व्हिप का पालन न करे, उसको हटा देते हैं, तो ये बहस चली कि तब मैनिफेस्टो को भी एक आप मान्यता दें, लीगल मान्यता दें कि जिस मैनिफेस्टो को आप आश्वासन देकर जीतकर आते हैं उसको आप लागू करेंगे। तो ये बड़े इश्यू हैं और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसने भी कहा, हैज मेड सर्टेन रिकमेंडेशंस फॉर सब्स्टिट्यूटिंग द पोस्ट ऑफ स्पीकर एज एन educatory tribunal. The commission has recommended that the power to educate on issues relating to disqualification of members on grounds of defection should vest in the election commission and not in the chairman or speaker of the house concerned. अब इसमें कुछ मैं अब संक्षेप में कुछ दो चार चीजें कहकर खत्म करूंगा। मैं ये मानता हूं कि इस कानून में कुछ परिवर्तन होने चाहिए, लेकिन गिवन सर्कमस्टेंसेज में जितनी चीजें हम लोगों ने देख ली, स्पीकर से बेहतर कोई और फोरम नहीं हो सकता मेरी नजर में। परिवर्तन क्या होना चाहिए कि समय सीमा के तहत डिस्पोजल हो, सभी डिफेक्टर सीट से इस्तीफा दें, नया चुनाव हो, यह भी रखा जाए कानून में। अगला टर्म जब वो चुनकर आए तो कोई पब्लिक ऑफिस, मंत्रिमंडल या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उनको लाभ न मिले, यह भी एक कॉन्सेप्ट बने राजनीति में। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने सुझाव दिया था कि जो डिफेक्टर है उसका वोट अगर वो देता है तो उसकी गिनती ही ना की जाए, वो सरकार बनाने और बचाने में गिनती ना करें। ये भी तय कर लीजिए कि स्पीकर के खिलाफ बड़ी पार्टियां चुनाव में प्रत्याशी नहीं देगी। जब आपने वेस्टमिनिस्टर प्रणाली लिया है तो उसको, उस पद की गरिमा को बनाने के लिए प्रणाली क्यों नहीं हम ले सकते। साथ ही अदालती अगर स्पीकर बाद में चुनाव नहीं लड़ना चाहे तो उन्हें आप राज्यसभा या जो जैसा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजने की परंपरा है उसको आप कायम रखें। इस तरह की चीजें अगर हम करते हैं तो शायद कोई रास्ता निकल सके, पर इससे भी बेहतर जो इस कहते हैं ना कि मुकम्मल रास्ता, जिससे जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अलग से होल न निकले, वो मेरी दृष्टि में गांधी का ही रास्ता है। और गांधी की 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। दुर्भाग्य है कि गांधी को हम याद नहीं रखते अपने पब्लिक लाइफ में, यह भी सही है। गांधी ने लिखा 1929 में यंग इंडियन में कि इनडिसिप्लिन इज वायलेंस। अब हमारी संसद में या विधानमंडलों में जो स्थिति बनती है उसके बारे में अगर हम सचमुच गांधी की बात करते हैं, जीवन में आदर्श को अपनाते हैं, तो मैं मानता हूं कि उनके सिद्धांतों का भी अनुकरण करना चाहिए। गांधी जी ने भारतीय संविधान में कोई अपना योगदान नहीं दिया, वो अलग बनी, अलग लोगों ने बनाया। लेकिन गांधीवादी अर्थशास्त्री एक थे श्रीमन नारायण, उन्होंने गांधी जी की बातों का और लेखन का विश्लेषण कर स्वतंत्र भारत का गांधीवादी संविधान एक लिखा, द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री इंडिया। 60 पन्नों का है, लगभग 22 अध्याय हैं। उसमें गांधी जी ने कई चीजें बहुत बढ़िया तरीके से कही है। पहली चीज उन्होंने कही कि आई हैव ऑलवेज डिराइव्ड माई पॉलिटिक्स फ्रॉम इथिक्स। मैंने हमेशा राजनीति इथिक्स से किया है, उसी से मुझे ताकत मिलती है। इट्स बिकॉज आई स्वेयर बाई इथिक्स। चूंकि मैं इथिक्स के प्रति ही प्रतिबद्ध हूं, वही मुझे, मैं उसके प्रति मेरी वचनबद्धता है। स्वेयर या मैंने शपथ ली है इथिक्स की, दैट आई फाइंड माई सेल्फ इन पॉलिटिक्स। इस कारण मैं राजनीति में हूं, यानी मैं मूल्यों के प्रति, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के प्रति मेरी प्रतिबद्धता नहीं होती, मेरी शपथ नहीं होती, मेरा कमिटमेंट नहीं होता, तो मैं राजनीति में नहीं होता। और गांधी जी जब इस देश में आए, और जो हम कहते हैं कि कोई बात थी ऐसी कि उन्होंने आते ही देश की फिजा बदल दी। 1915 के पहले जिस संस्था, यानी तत्कालीन जो कांग्रेस बनी थी अंग्रेजों के नेतृत्व में, उसके बारे में अंग्रेजी इतिहासकार या हिंदी जो देश के इतिहासकार वो कहते हैं कि महज पिटीशन देने, अंग्रेजों के सामने देश के लोगों के प्रार्थना पत्र ले जाने, यही काम करती थी।
उसमें कोई ताकत नहीं थी। गांधी ने आने के बाद उसी संस्था को इतनी ताकतवर बना दिया कि 42 तक आते आते अंग्रेजों के जेल में जगह नहीं बची। और वो एक फोरम था, वो एक दल नहीं था, एक फोरम था जिसमें सारे लोग, सारे विचारधारा के लोग थे। उस वक्त गांधी ने पॉलिटिकल कार्यकर्ता कैसे बने, चंपारण में जब आंदोलन किया तभी उसके एक आचार संहिता बनाई और कहा कि राजनीति में कैसे लोग हों। आज शायद ही किसी दल को वो आचार संहिता याद रह गया, किसी दल को। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की वापसी हो, और इस देश में हुआ है। इस देश में 2 उदाहरण ऐसे हुए जिससे हमें राजनीति के बारे में सीखना चाहिए। पहली गलती हुई, एक मैं कहना चाहूंगा, जब अलग राज्य बन गया आंध्र प्रदेश, तो उसके जो पहले मुख्यमंत्री हुए टी प्रकाशम, वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे। लोकसभा में लंबा बहस है उस वक्त का। टी प्रकाशम के नेतृत्व में सरकार बनी, वो पहले मुख्यमंत्री हुए। तय हुआ कि मिलीजुली सरकार बने, लेकिन नहीं हुआ कि वह एक पार्टी ज्वाइन कर ले तब उसके नेतृत्व में सरकार बने। शायद वो बड़ी गलती की शुरुआत वहां से हुई। टी प्रकाशम जी को, जो इतने बड़े कद के नेता को, जिन्हें आंध्र केसरी कहते हैं, वैसे व्यक्ति को एक दल में लाया गया। ऐसा पार्लियामेंट के डिबेट में मैंने पढ़ा। और वही किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, मधुलिमेन। पर एक उदाहरण भी आया कि 48 में सोशलिस्ट पार्टी जब अलग हुई कांग्रेस से, उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव, बाकी लोग, वह एक आइडियोलॉजिकल डिफेक्शन था। वो पद के लिए डिफेक्शन कम से कम नहीं था, ये हम लोग आज कह सकते हैं। उसमें डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, बाकी सारे, कम से कम ये हम लोग आश्वस्त होकर मान सकते हैं कि आज जिन कारणों से डिफेक्शन हो रहा वो नहीं हुआ होगा। ऑनेस्ट डिफेक्शन बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी एंड डिफरेंसेज, वो हुआ। आचार्य नरेंद्र देव जहां से चुने गए थे, अपना इस्तीफा दे दिया। लोगों ने कहा इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले आप साथ थे, आप जीते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप एक पॉलिटिकल डिवीजन हुआ। कहा कि नहीं, हम लोगों को एक सार्वजनिक जीवन में एक भारत नया लोकतंत्र बन रहा है, एक उदाहरण, एक अनुकरणीय उदाहरण हमें पेश करना है। इस्तीफा दिया। उनके खिलाफ राघव दास, तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी ने खड़ा किया। वो चुनाव हार गए, पर चुनाव हार कर भी एक नैतिक उन्होंने लकीर खींच दी, जो आज भी पार्लियामेंट में डिस्कस कई बार होता है, और मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। इसलिए सारे पक्ष के लोग आप ये मान लें कि राजनीति ही देश की नियति लिखेगी। राजनीति में जो आप लोग हैं वही समाज को आदर्श बना सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। पर वो राजनीति इस किस्म की राजनीति हो जो इस देश में ऐसे दिग्गजों ने रास्ता दिखाया। याद रखिएगा, आज तब दुनिया आइडियोलॉजी से प्रभावित होती थी, आज टेक्नोलॉजी चीजों को प्रभावित कर रही है। आइडियोलॉजी थी तो ये सारी विचारधाराएं चीजों को तय करती थी। आज टेक्नोलॉजी जो सिलिकॉन वैली से निकलती है, दुनिया का स्वरूप तय कर रही है। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अगर भारत को हमें अपनी अलग पहचान रखनी है, अलग कुछ ढंग से सोचना है, तो गांधी सिर्फ हमारे लिए 150वीं वर्ष पर याद करने के लिए, महज जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि उनको जीवन में सारे लोग अनुकरण करें, यह काम होगा, तभी हम इसका हल खोज सकते हैं। मैं पुनः माननीय जोशी जी का, जिनका बड़ा आदर करता हूं, बहुत मैं हृदय से आप सबके प्रति, सारे लोगों के प्रति, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे विधायकगण के प्रति, मंत्रीगण के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने बीच होने का मौका दिया, आपने धैर्य से मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री हरिवंश जी, उपसभापति राज्यसभा। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष की भूमिका, समय समय पर ज्वलंत हो जाने वाले इस विषय को समर्पित आज की सेमिनार में आपने जो सारगर्भित अपना उद्बोधन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आज का ये आयोजन स्वर्णिम अभिलाषाओं से सिंचित है, लेकिन आज के सेमिनार की स्मृतियां लंबे समय तक माननीय आपके जहन में रहे, इसके लिए हम आपको स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री CP जोशी साहब से निवेदन, श्री हरिवंश जी माननीय उपसभापति राज्यसभा को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें।
और आइए सेमिनार के उद्घाटन सत्र में हमारे बीच हैं श्री संयम लोढ़ा जी। आप सचिव हैं सीपीए राजस्थान शाखा राजस्थान विधानसभा। आपसे आग्रह करना चाहेंगे आप सभी का आभार व्यक्त करें। हमारे आज के खास मेहमान राज्यसभा के माननीय उपसभापति हरिवंश जी, सीपीए राजस्थान के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया साहब, माननीय सदस्यगण, हमें इस पहले सत्र का समापन 12:30 बजे करना था। समय को देखते हुए मैं लंबी बात नहीं कहूँगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के माध्यम से संसदीय कार्य प्रणाली से अधिकाधिक लोगों को जोड़ें, हर वर्ग की भागीदारी इसमें करें। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा को एक नए रूप में सक्रिय किया है। हम सब लोग राजस्थान की विधानसभा में कई बार आए हैं, लेकिन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ क्या है इससे कभी हम लोग अवगत नहीं रहे, और इसको नए स्वरूप में लाकर के वस्तुतः हम सबको सीखने का और हमारे पूर्व सदस्यों को भी इस प्रक्रिया से जुड़ने का एक मौका माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिया है। हम सभी जानते हैं कि आप शिक्षाविद हैं, आपके मौलिक विचार है, हर विषय पर चिंतन करना, विचार करना, हम सब लोगों के सामने रखना और उसके नतीजे से लोगों को जोड़ना आपका एक स्वभाव रहा है। और उसी क्रम में आज की चर्चा भी है। दल बदल 1967 के अंदर एक भयावह रूप में हमारे सामने आया था, जब 200 से ज़्यादा लोगों ने अपनी सदस्यता का परिवर्तन किया था। लेकिन हम सबको इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि चाहे कानून के जरिए सही, हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली में योगदान करने वालों ने इसको रोकने की कोशिश की है। अभी हमारे मुख्य वक्ता ने नैतिक हास का जिक्र किया सार्वजनिक जीवन में। ये तो मानव जाति के इतिहास में सदा से मौजूद रहा है। राम के ज़माने में भी रावण की उपस्थिति रही है, और हम सब लोग अपने माध्यम से अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करके इस बात की प्रयास करते रहे हैं कि कैसे इसमें कमी लाएं। मैं आप सभी का ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर इनसाइडर होता है, तो कौन व्यक्ति इनसाइडर नहीं होता? हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज भी जज बनने से पहले किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं जुड़े हुए रहते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि संविधान की शपथ लेने के बाद भी उनकी वो संबद्धता उनके निर्णयों को प्रभावित करती है? ऐसा कतई नहीं है। पद पे आने के बाद हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी और अपने संवैधानिक कर्तव्य का उस रूप में ही निर्वहन करता है। हम हमारे माननीय अध्यक्ष जी को आज भी विधानसभा की गतिविधियों का संचालन करते हुए भी देखते हैं कि किसी भी तरह का मुद्दा आने पर किस तरीके से, चाहे कॉलन शक्दर के माध्यम से हो, हमारे विधानसभा के जो विशेषज्ञ उनके माध्यम से हो, एक एक चीज की पूरी जानकारी लेने के बाद निर्णय करते हैं। और जैसा हरिवंश जी ने कहा कि पीठ से जितने भी निर्णय दिए गए, किसी भी कोर्ट ने आज तक कोई निर्णय नहीं बदला। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि माननीय अध्यक्ष के माध्यम से ये जो व्यवस्था की गई है, अगर कहीं पर भी गलत व्यवस्था की गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस प्रावधान को जो पहले रखा गया था कि उनके निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती, इसको निरस्त कर दिया और आज चुनौती देने का अवसर उपलब्ध है। मैं साथ में ये भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, आपने अभी जिक्र किया एविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन। जीतने के बाद दल बदल करना एक अलग बात है। चुनाव पूर्ण गठबंधन, हम कहते हैं कि लोगों का भरोसा टूटता है दल बदल के माध्यम से। चुनाव पूर्व गठबंधन का क्या हास हुआ? बिहार का आप उदाहरण देखिए, जनता दल के साथ में आरजेडी का गठबंधन था राज्य में, रातों रात शिफ्टिंग हो गई। चुनाव पूर्व गठबंधन कुछ था, बाद में सत्ता कुछ बनी। महाराष्ट्र का आप उदाहरण देखिए, चुनाव पूर्व गठबंधन कुछ था, जनादेश लोगों से किस आधार पर लिया और उसके बाद में सत्ता किस रूप में बनी। मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में हमारा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ ओम बिरला साहब के और डॉक्टर सीपी जोशी साहब के मार्गदर्शन में इन पर व्यापक चर्चा करेगा
और एक आने वाले वक्त में हम लोगों को बेहतर कार्य प्रणाली दे पाएंगे। गुण अवगुण हर कार्य प्रणाली के होते हैं, अच्छा पक्ष भी होता है, बुरा भी होता है, पर हम किसी ठीक नतीजे तक पहुंच सकेंगे। और आज इस सेमिनार के उद्घाटन सत्र में माननीय हरिवंश जी ने, डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और प्रतिपक्ष के हमारे नेता महोदय ने, जिनका सबका 4 दशक का इस संसदीय कार्य प्रणाली का अनुभव है, हम सबको लाभान्वित किया और इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को लाभान्वित किया। मैं हृदय के अंतरतल से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री संयम लोढ़ा जी, सचिव सीपीए राजस्थान शाखा। और आइए, ये उद्घाटन सत्र यहीं समाप्त होता है। आइए हम सब चाय की मीठी चुस्कियों के साथ अपनी मिठास को बांटें और पश्चिमी द्वार पर विधायक कक्ष पर चाय का जी। और अगला सत्र 1:30 बजे शुरू होगा। हम सब पुनः इसी सभागार में उपस्थित होंगे। प्रथम सत्र के लिए हम सब एक बार पुनः 1:30 बजे चाय के अंतराल के बाद यहीं उपस्थित होंगे।